तो आज हम क्या कर रहे हैं, केवीएस मदान नाम की बुक है, आपको अच्छे से पता है, यूजीसी नेट के लिए। उसका टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड की पूरी कहानी जो है ना, वो पूरी बुक इसमें है, सारे सब्जेक्ट इसमें हैं। लेकिन मैं आपको आज इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा पढ़ाने वाला हूँ केवीएस मदान की बुक से। तो आपने क्या करना है, ये सिर्फ सुन लेना है, उसके बाद जस्ट अपनी गो थ्रू करनी है बुक को, आपका पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा क्या चीज़ पढ़नी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और क्या चीज़ आपने इग्नोर करनी है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कहीं भी यूज़ नहीं होगी। क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है हमारे यूजीसी नेट का, जिसमें ज़्यादातर आपको दिमाग से सोचना है कि मतलब एज ए टीचर आप क्या रिएक्ट करोगे किसी भी सिचुएशन पे, जब भी कोई क्लासरूम में सिचुएशन आती है। कुछ क्वेश्चन बेसिक है, स्टैटिक है, वो आपको याद करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ, तो जैसे यहाँ पे लिखा इंट्रोडक्शन में कि टीचिंग होती क्या है, तो ये पैरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ नहीं लिखा, बहुत बेसिक सा लिखा। जब आप रीड करोगे आपको पता लग जाएगा कि प्रोग्रेस प्रोस्पेरिटी ऑफ द नेशन डिपेंड्स अपॉन द डेवलपमेंट। बेसिकली इसमें ये बता रहा है कि किसी भी देश की तरक्की के लिए वहाँ पे प्रोग्रेस होना बहुत जरूरी है, सक्सेस मिलती रहनी चाहिए, तभी जाके कुछ ना कुछ चीजें बढ़ती हैं। तो ये एक रीड करूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, तो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है वो चीज बताता हूं, क्योंकि हमारा एग्जाम बहुत पास है। फिर कंसेप्ट ऑफ टीचिंग की बात करेंगे, टीचिंग होती क्या आपको ये बताता हूं। सबसे पहले एक चीज समझ लो, ये सब कुछ पढ़ाने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की। देखो बेसिक क्या है, आपको इतना पता होना चाहिए टीचिंग एप्टीट्यूड में कि टीचर का क्या रोल होता है। सबसे पहली चीज, टीचर एक कैटलिस्ट की तरह काम क्या करता है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि मतलब कि टाइम के साथ चलना। टीचर एज ए रोल मॉडल होता है स्टूडेंट्स का, तो उसको सिचुएशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से चलना चाहिए। मतलब कहने का मतलब अपडेट चलना चाहिए। कब बच्चों के साथ उसने जब बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा है, वो फुल स्पीड पढ़ाया जा रहा है, अपने टॉपिक को सिर्फ डिलीवर करने से कंसर्न है उसका, बच्चों को समझ आया नहीं है, उससे कुछ उसको कोई मतलब नहीं है, वो गलत है। तो कहने का मतलब टीचर एक कैटलिस्ट का रोल प्ले करना चाहिए, ठीक है। टीचर एक मॉडरेटर भी होता है। मॉडरेटर का मतलब कि वो हमको डायरेक्शन देता है कि हमको किस डायरेक्शन में मूव ऑन करना है। टीचर एक फैसिलिटेटर भी होता है। ये सब लिखा नहीं है, ये सब बोल रहा हूं मैं आपको, ये आप चाहो तो मेरी वर्डिंग्स को लिखना चाहो तो लिख सकते हो। टीचर एक फैसिलिटेटर होता है। फैसिलिटेटर का मतलब ये होता है कि वो बच्चे को हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जो बच्चे को चाहिए, ठीक है। उसके बाद टीचर एक लाइफ लॉन्ग लर्नर होता है। ये पॉइंट तो आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि कल को आप भी आने वाले टीचर बनने वाले हो। तो टीचर का काम क्या होता है कि सिर्फ आज जो ज्ञान मैंने इकट्ठा कर लिया, नॉलेज इकट्ठा कर लिया, ये लिमिटेड नहीं है, क्योंकि आपको हर एक चीज का पता है ना कि रिसर्च चलते रहती है। तो आज जो आपके पास नॉलेज है उसकी फर्दर नॉलेज और कल को आ जाएगी, तो आपको उस नॉलेज को भी अडॉप्ट करना है। इट मीन्स टीचर इज ए लाइफ लॉन्ग लर्नर। उसको पूरी जिंदगी भर याद करना पड़ता है। आप नॉर्मल से एग्जाम्पल हो, जब भी आप कल को ट्यूशन, या कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मेरे को भी देख रहे होंगे, वो ट्यूशन देते होंगे, तो आप इमेजिन करो जब आप ट्यूशन देने जाते हो तो आप क्या पढ़ के नहीं जाते हो, आप पढ़ के जाते हो ना। और डेफिनेटली जब आप पढ़ के जाते हो, जब भी किसी कंटेंट को पढ़ाते हो, तो कुछ ना कुछ नया भी ऐड ऑन होता है आपके कंटेंट में, जो पिछले साल आपने नहीं पढ़ाया होगा, सपोज कर रहा हूं, ठीक है। मैं वैसे ही तो टीचर का भी यही होता है कि वो लाइफ लॉन्ग लर्नर होता है। टीचर एक एक्शन रिसर्च का भी रोल प्ले करता है। अब एक्शन रिसर्च का बेसिकली ये तुमको रिसर्च टॉपिक में मैं पढ़ाऊंगा, रिसर्च टॉपिक में कि एक्शन रिसर्च क्या होती है। अभी के लिए इतना सुन लो, एक्शन रिसर्च का मतलब कि कब कहां पे क्या एक्शन लेना है। जैसे क्लासरूम में कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है, बच्चा शरारत कर रहा है, या मान लो बच्चे को कुछ समझ नहीं है जो आपने समझाया, तो उस टाइम पे इमीडिएट जो एक्शन करेगा ना टीचर, कि बच्चे को समझा सके, वो किसी भी तरीके से समझाए, जब पहले उसको समझ नहीं आप समझाए, उसको तुम बोलोगे एक्शन रिसर्च, ठीक है। टीचर एक मोटिवेशन का भी काम करता है। अब मोटिवेशन का काम कैसे करता है, खुद इमेजिन करो, आपके हो सकते हैं कुछ वो होंगे, क्या बोलते हैं, रोल मॉडल होंगे, जिसको देख के आप खुश होते होंगे कि मेरे को भी इन जैसा बनना है। तो टीचर कहीं ना कहीं मोटिवेशन खुद भी होता है, और मोटिवेशन तरीके से भी पढ़ाता है, हमको मोटिवेट करता है कि भाई सब, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे अभी मैं तुमको पढ़ा रहा हूं सबको, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे आपको मैं अभी बोल दूं कि आप लोग आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर हो यूनिवर्सिटीज़ के, तो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन मिल रहा है ना कि यार हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। तो ये काम टीचर का भी होता है। हम टीचर, याद करो हम छोटे थे तो हमको टीचर्स लोग क्या बोलते थे कि आप पढ़ोगे तो आपको अच्छी अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा खाओगे पियोगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमोगे। तो ये सब चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं मोटिवेशन कर रहे हैं हमको। तो वही चीज़ें आती है, मोटिवेट करने के लिए चीज़ें टीचर करते हैं। तो कहने का मतलब है टीचर एक मोटिवेशन का रोल भी प्ले करते हैं। सबसे मेन चीज़ जो इसकी टीचर की होती है वो ये होती है, टीचर एज ए पेडागोजिकल। अब ये पेडागोजिकल के आगे भी आएगा, लेकिन अभी इतना समझ लो कि पेडागोजी का मतलब होता है कि किस तरीके से टीचर बच्चों को पढ़ाता है, मतलब हाउ टू टीच स्टूडेंट्स। ये जो तरीका होता है ना बच्चों को पढ़ाने का, उसको पेडागोजिकल अप्रोच बोलते हैं। बेसिकली टीचर को कंटेंट एक्सपर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके पास कहीं ना कहीं लैकनेस ऑफ नॉलेज हो, तो वो तो कुछ कर नहीं पाएगा। उसके ही मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ ए सब्जेक्ट, जो वो पढ़ाने आ रहा है ना, उसके पास उसकी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अभी मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाने आ रहा हूं, तो मेरे को इसके पास इसकी मेरे पास नॉलेज होगी, तभी मैं आपको पढ़ा पाऊंगा। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताया कि टीचर का क्या क्या रोल होता है, ठीक है। इसके बाद बेसिकली हम पढ़ेंगे कि पिलर्स होते हैं बेसिकली टीचर्स के, कि बच्चा टीचर जो होता है ना वो क्लासरूम में जब जाता है कैसे कैसे पढ़ाता है। जैसे व्हाट टू टीच, व्हाई टू टीच, हाउ टू टीच एंड इवैल्यूएशन सबसे लास्ट में। अब व्हाट टू टीच का मतलब कि क्या पढ़ाना है। जब आप सोचोगे ना बच्चे को पढ़ाने के लिए क्या पढ़ाना है, व्हाट टू टीच। फिर व्हाई टू टीच, पढ़ाना भाई क्यों है, कोई रीजन होगा तभी पढ़ा रहे हो ना। अभी जैसे व्हाट टू टीच में क्या पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड। वाई टू टीच, पढ़ा क्यों रहा हूँ भाई, आपका यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करवाना है। और हाउ टू टीच, पढ़ाने का तरीका क्या होगा, जो मैं आपको मेथड अभी आगे आगे पढ़ाऊंगा। जैसे अलग अलग मेथड होते हैं, लेक्चर हो गया, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड हो गया, प्ले वे हो गया, साइमुलेशन, सो होने से ये मेथड्स किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। जब मैं आपको ये सब पढ़ा दूंगा, एट दैट में आपकी इवैल्यूएशन होगी। अब इवैल्यूएशन मैं तो ले नहीं पाऊंगा, लेकिन स्कूल में तो होती है ना, आप याद करो। तो इवैल्यूएशन मैं तो ले पाऊंगा, लेकिन आपका एनटीए नेट का जो एग्जाम है ना, वो पक्का इवैल्यूएशन ले लेगा। तो इसलिए रिक्वेस्ट है अच्छे से पढ़ लो। और अगर आपको ऐसी वीडियोस और भी चाहिए ना, तो इस चैनल को ना लाइक और सब्सक्राइब कर देना। उससे क्या होगा कि जितनी भी मैराथन टाइप की वीडियोस में डाल रहा हूँ शॉर्टकट में, ये आपको सारी की सारी लिंक आ जाया करेगा। आपको सिर्फ ऑन करनी है, क्योंकि ऐसे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। सोशल मीडिया पे हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा खुद का नेट क्लियर हो चुका है, तब मैं उस बिहाफ पे आपको बोल रहा हूँ। मैं जॉब कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक वीडियोस की मैराथन दे दूँ। तो ये तो
गया। अब इसके बाद बात करते हैं, इंट्रोडक्शन तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं, देखो इसमें क्या कुछ लिखा है, टीचिंग इज ए पर्पसफुल डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। कुछ नहीं है, पर्पसफुल डायरेक्शन होती है मतलब किसी एक डायरेक्शन में जाते हो आप, और एक मैनेजमेंट होती है लर्निंग प्रोसेस की। टीचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू प्रोड्यूस रिलेटिवली परमानेंट चेंज थ्रू एंगेजमेंट इन द एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड बाय द टीचर्स। कुछ नहीं है, बेसिक आप इसको रीड कर लेना। जो मैंने आपको बताई कहानी, इनमें से क्वेश्चन नहीं आते। जो मैंने आपको स्टैटिक चीजें बताई है ना, उनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो आगे मूव ऑन करते हैं। अब जो सबसे मेन चीज है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे मेन चीज बेसिकली ये है कि बेसिक टीचर मॉडल्स क्या होते हैं। अब बेसिक टीचर मॉडल्स की हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, देखिए बेसिक टीचर मॉडल में हम क्या पढ़ेंगे कि इसमें दो मेथड होते हैं। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, लाइन टू लाइन नहीं जा रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड नहीं जा रहा हूँ, इससे टाइम वेस्ट ज्यादा होगा। मैंने ये बुक मल्टीपल टाइम्स पढ़ ली है तो आपको रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। बेसिक टीचिंग मॉडल्स क्या होते हैं, बेसिकली हमारे पास दो मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हमारी टीचिंग चलती है। एक होता है टीचर सेंट्रिक ट्रेनिंग टीचिंग मेथड और एक होता है लर्निंग सेंट्रिक मेथड, ठीक है। पहले हम टीचिंग की बात कर लेते हैं। देखो टीचिंग का क्या होता है, बेसिकली ये ओल्ड मेथड है, पुराना सिस्टम है जहां पे टीचर का ज्यादा रोल प्ले होता था एज कंपेयर टू स्टूडेंट का। मतलब ये मान लो कि जैसे स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाते, ये वैसा है। मतलब यहाँ पे सारा का सारा रोल प्ले टीचर का है। स्टूडेंट सिर्फ एक ऐसे बैठा हुआ जैसे रोबोट बैठा होता है, उसको जो गाइड किया जाएगा वो पढ़ लेगा, जो उसको बोला जाएगा वो कर लेगा, उसके अलावा वो कुछ नहीं करेगा, वैसा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये मैंने आपको बोलना था, ठीक है। अब इसके बाद एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये वाला जब बुक को खोलोगे तो यहाँ पे ये पढ़ लेना, इंस्ट्रक्टर सेंटर, जिसको तुम टीचर सेंटर भी बोलते हो, ठीक है। ये टीचर भी होता है। टीचर सेंट्रिक मेथड या फिर टीचर सेंटर टीचिंग कैन ऑल्सो भी डिस्क्राइब्ड एज अ पेडागोजिकल अप्रोच। मैंने पहले बताया था ना, पेडागोजिकल अप्रोच ये वही है। इसका मतलब बेसिकली इतना ही होता है, पेडागोजिकल बच्चों को क्लियर नहीं होते हैं वर्ड के मीनिंग क्लियर करके जाओगे ना, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि वहां पे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के जो 5 क्वेश्चन आने हैं ना 10 नंबर के, वो आपको कंसर्न दिमाग में जितना होगा ना सब भूल जाता है, नॉर्मल सी बात है। वहां पे एलिमिनेशन यूज करना पड़ता है और जो दिमाग में नॉलेज होती है ना उससे एलिमिनेशन करना पड़ता है। सब तो वही करते हैं, लेकिन आप भी वो करोगे जब आपके पास नॉलेज होगी, बाकी तो मैक्सिमम तुक्के ही मारते हैं। पेडागोजिकल अप्रोच का मतलब क्या होता है कि आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, भाई ये कला, किस तरीके से तुम किस चीज को पढ़ा रहे हो उसको बोलते हैं पेडागोजिकल, याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें यही होगा कि स्कूल में बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, टीचर का ज्यादा रोल प्ले होता है, स्टूडेंट सिर्फ सुनता है, टीचर ज्यादा रोल प्ले करता है, ठीक है। पेडागोजिकल अप्रोच होती है किस तरीके से आर्ट और साइंस है, मतलब पढ़ाने का तरीका। पेडागोजिकल लर्नर इज डिपेंडेंट अपॉन द इंस्ट्रक्टर। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लर्नर मतलब बच्चा जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, टीचर पे, जो भी टीचर पढ़ाएगा वो पढ़ेगा। उसके बाद अगर मैं दूसरे की बात करूं, स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड की, अब यहाँ पे मैंने लिखा है ये कॉलेज टीचिंग, आपके लिए थोड़ा आसान करने के लिए मैंने अभी किया। कॉलेज टीचिंग का मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सारा का सारा रोल पे जो होता है ना वो स्टूडेंट का होता है। टीचर जो होता है ना वो इसके लिए एक किस्म का ऐसा मान लो कि वो गाइडेंस दे रहा है, लेकिन काम किसका है, स्टूडेंट का। देखो इसके में क्या लिखा है, द लर्नर इज मोस्टली सेल्फ डायरेक्टेड, वो खुद अपनी डायरेक्शन को ढूंढ रहा है, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज हर ओन लर्निंग, वो खुद रिस्पॉन्सिबल है जो भी लर्निंग के लिए, मतलब जो उसको पढ़ाई जा रही है। द स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट नॉट ओनली बाय रिसीविंग नॉलेज, जो स्टूडेंट है वो सिर्फ जब टीचर उसको पढ़ा रहा है वहां से नॉलेज गेन करके सब कुछ नहीं पता लग रहा है उसको, बट ऑल्सो बाय इंटरप्रेटिंग इट, उसकी कोई अंडरस्टैंडिंग कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, फिर उसको पता लग रहा है, दैट इज लर्निंग थ्रू द डिस्कवरी एंड एट द सेम टाइम सेटिंग द पेस ऑफ देयर ओन लर्निंग। कहने का मतलब वो क्या कर रहा है, जो उसको पढ़ाया जा रहा है वो अपनी रिटेन जो पावर है, रिटेन नॉलेज जो है उसके साथ इंटरप्रेट करके जो उससे अंडरस्टैंड हो रही है उसको वो समझ रहा है। ये आ गया आपका स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड। शॉर्टकट में बोलूं तो ये सिंपल सा ऐसा है, जैसे हमने कॉलेज में लेक्चर्स लगाए थे, टीचर्स को कोई मतलब नहीं है, उन्होंने अपने लेक्चर्स दे दिए हैं, बच्चे को समझ आया नहीं आया डजंट मैटर, उनका लेक्चर हो गया वो मैटर करता है। तो आप लोगों का क्या करना, पास तो हुए ना सारे, तो हम लोगों ने खुद से मेहनत की ना, उसको बोलते हैं स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड। जहां पे हम लोगों का यार ज्यादा रोल प्ले हो, टीचर का कम हो, टीचर ने लेक्चर डिलीवर किया, टीचर चला गया, क्लास से निकल गया वो, लेकिन फिर उसके बाद हमने पढ़ा ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ये वाला पेडागोजिकल अप्रोच, ठीक है, वैसे यहाँ पे कुछ पूछ सकते हैं कि टीचर सेंट्रिक में तो हो गया कि पेडागोजिकल, वैसे ही लर्नर सेंट्रिक में क्या होती है, कौन सी अप्रोच होती है, तो उसमें क्या होती है, एंथ्रोलॉजिकल अप्रोच। इसको याद रखना, इसको रट्टा मारना, पेडागोजिकल तो पता लगे, एंथ्रोलॉजिकल ये जो बेसिकली मेथड होता है ना ये वाला, कि मतलब जिसमें स्टूडेंट खुद मेहनत करता है उसको ही हम एंथ्रोलॉजिकल अप्रोच बोलते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अब बेसिकली अपने पास यहाँ पे आ रहे हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ ए टीचर। टीचिंग के मतलब क्या क्या तरीके होते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में रूल्स बताए थे ना, ये वही है कुछ एक किस्म के, ठीक है। जैसे इट हैज डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग, 3 लेवल होते हैं टीचिंग के अपने, वो भी अभी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, वो सब कुछ मैं पढ़ाने वाला हूँ, रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है, वो 3 लेवल होते हैं। उसके बाद ये डायनामिक होता है, मतलब चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ चेंज नहीं होगा टीचर, तो वो टीचर नहीं कहलाएगा, उसको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो पुराना ही आउटडेटेड मटेरियल पढ़ा रहा है, वो टीचर नहीं कहलाएगा। हम भी होते हैं ना अपने सिलेबस के साथ अपडेट होकर पढ़ते हैं, वैसा ही कुछ। इट इज क्लोज रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। इट इज एसेंशियली एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, ठीक है। इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। सिंपल से पॉइंट आपको समझ आ रहा है कि वो एक कला है। उसके बाद वो सेल्फ ऑर्गेनाइज करता है, सोशल काम कर रहा है, हमको टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सोशल काम कर रहा हूँ ना विदाउट फीस, उसको बोलते हैं सोशल काम। हाँ, लेकिन अब आपके दिमाग में होगा सर वो तो कॉलेज स्कूलों में तो उनको सैलरीज मिलती हैं, वो अलग बात है। ज्ञान कहीं से भी मिल रहा हो ना, वो कहीं ना कहीं सोशल काम ही होता है, इसलिए बोलते हैं टीचर का ज्ञान होता है ना। पुराने जमाने में गुरु शिक्षा वगैरह जो होते थे वो फ्री ऑफ एजुकेशन देते थे, लेकिन कहने का मतलब उनको गुरु बोलते थे। ये सोशल काम करना मतलब किसी को पढ़ाने के तब से चलता आ रहा है सोशल काम करना, ठीक है, मतलब किसी की हेल्प कर रहे हो, किसी को तुम गाइड कर रहे हो। इट इंक्लूड्स लेंथी पीरियड ऑफ स्टूडेंट, मतलब बच्चों को पढ़ाने के लंबे लंबे पीरियड होते हैं, आपको पता ही 40 मिनट 35 मिनट का। हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, मतलब कि तुम्हारे पास ऑटोनॉमी होती है कि तुम अपनी पसंद से सेटिंग कर सकते हो, मेरे को क्या पढ़ाना है, मेरे को कब पढ़ाना है वगैरह वगैरह, वो तुम्हारे हाथ में होता है। टीचिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी रुकती नहीं है। टीचिंग इज अ प्रोफेशन, जाहिर सी बात है प्रोफेशन है, बीएड एमएड के बाद भी करते हैं जो स्कूल कॉलेज स्कूलों में रहते हैं, और अगर आप यूनिवर्सिटीज की बात करें तो आपको मास्टर डिग्री के बाद ये नेट क्वालीफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर की जब भी जॉब लगती है अप्लाई करके आप प्रोफेशन में आ जाते हो, वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो, लेक्चरर बन जाते हो। तो ये सब चीज़ें होती हैं, बीएड एमएड होगी स्कूल्स के लिए, ठीक है।
अब सबसे मेन चीज जिससे क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, ये डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूंगी, जितना भी मैं अभी पूरी वीडियो में खत्म करने वाला हूं, मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो बने, लेकिन ये पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड एक ही वीडियो में खत्म करूंगा। मैं पूरी बुक की जितनी भी है ना अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड की पूरी खत्म कर दूंगा। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आने हैं 5। वो जो 5 क्वेश्चन होंगे वो कुछ ऐसे होंगे, 2 या 3 क्वेश्चन तो आपके होंगे लर्निंग और टीचिंग पे, मतलब कि एक क्लासरूम की सिचुएशन पे अगर बच्चा शरारत कर रहा है तो आप उस पर क्या करोगे, होता है ना ऐसे क्वेश्चन होते हैं। आपने कई बार जिन्होंने बच्चों ने दिए होंगे ना एग्जाम, उनको पता लग रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। कुछ क्वेश्चन होंगे स्टैटिक टाइप के, जो एक क्वेश्चन तो ऐसा कंफर्म है जो किसी से भी नहीं बनता है। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है कि मतलब अनप्रेडिक्टेबल होता है, मतलब हमको पता नहीं होता कि कहां से आ गया, क्या पूछना क्या चाहता है, या कुछ वर्ड्स गंदे यूज कर लेता है। गंदे मतलब फ्रॉन्स, जो हमको पता ही नहीं होता है, गलत वर्ड जो हमको पता ही नहीं होता, यार हमने सुना ही कभी नहीं है, उन चीज की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं इसकी बात करता हूं डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग। बहुत सिंपल है, आपके 5 क्वेश्चन अभी जो पूरी वीडियो देख लोगे ना, कंफर्म बोल रहा हूं, 5 में से 4 क्वेश्चन की मैं गारंटी देता हूं, एक क्वेश्चन की गारंटी आप खुद ले लो, क्योंकि 100% गारंटी तो आजकल किसी की नहीं होती। 4 क्वेश्चन की गारंटी मैं ले रहा हूं, ठीक है, अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली। डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग, अब आपको इस पूरे पैरे में से कुछ याद नहीं करना है। सबसे पहले एक मेमोरी लेवल होता है, फिर उसके बाद दूसरा लेवल आएगा आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, तीसरा लेवल आएगा रिफ्लेक्टिव लेवल। ये आपकी बुक में ही है। अब मैं एक एक करके बताता हूं। देखो, जो आपका ये वाला लेवल होता है हर्बर्ट लेवल, पहला वाला लेवल है, ठीक है। मैं जो कहानी बोल रहा हूं वो सुनना, ठीक है। एक मैंने नोट्स छोटे से बनाए थे, मैं आपको वो दिखा देता हूं ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। ये देखो, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है। सबसे पहले मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग एमएलटी, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। अब इन तीनों के लिए मैंने एक चार्ट बनाया, बना लेना, आपको बनाना है तो आपकी मर्जी है। वैसे दिया किसने था आपको, ये क्रैम करना है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग हर्बर्ट ने दिया था, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग मॉरिसन ने दिया था, और रिफ्लेक्टिव वाला हंटर ने दिया था। अब इसको कैसे याद करो, देखो रिफ्लेक्ट करना, कोई चीज वापस आना, तो हंटिंग से याद रख लो। मेमोरी लेवल में हर्बर्ट, इसको जैसे क्रैम करो, मतलब मैंने अपने टाइम पे इसको ऐसे याद कर लिया था। मेमोरी का हर्बर्ट हो गया, अंडरस्टैंडिंग का मॉरिसन हो गया, और रिफ्लेक्टिव का हंट हो गया, तो आपको भी याद हो जाएगा। इसको याद कर लेना। अब बेसिकली ये 3 लेवल है क्या टीचिंग, कई बार आपको सीक्वेंस आती है कि भाई इनको अरेंज करो, अंडरस्टैंडिंग पहले आता है कि मेमोरी पहले आता है या फिर रिफ्लेक्टिव आता है, तो याद रखना पहले मेमोरी, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर रिफ्लेक्टिव। याद हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने 2-3 टर्म्स लिए, ऐसे सुन लो। ऑडिटेरियन का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक का तो लेजिस्लेटिव का तो मेरे को पता, सबको पता ही होगा। डेमोक्रेटिक का भी पता होगा, हमारा देश क्या है वो आपको अच्छे से पता है, डेमोक्रेटिक है। लेजिस्लेटिव का मतलब फ्रीडम, यहाँ पे बच्चे को बिल्कुल फ्रीडम है रिफ्लेक्टिव मॉडल में, ठीक है, मेथड में। और यहाँ पे इस लेवल में डेमोक्रेटिक अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पे डेमोक्रेटिक है, मतलब उसको बोला जाता है, कुछ हद तक उसकी लिमिटेशन है, कुछ हद तक नहीं है। डेमोक्रेटिक है मतलब उसके राइट्स हैं। और यहाँ पे ऑडिटोरियम में वहाँ पे सब उसकी नहीं सुनी जाती है, जो टीचर बोल रहा है उसको वो करना पड़ेगा, वैसा कुछ। अब इसमें फर्क क्या है वो सुन लो। मेमोरी लेवल में क्या होता है, बच्चा सिर्फ याद करता है, मैंने लिखा हुआ है, बच्चा सिर्फ रट्टा मारता है, रट्टा मारते हैं ना जो बच्चे, वैसा यहां से रट्टा मारता है, यहां रट्टे के साथ साथ वो याद भी करता है। और ये दोनों रट्टा और याद करना दोनों काम होता है, ठीक है। मतलब ये इन दोनों का मिक्स है, मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंड, मतलब कि बच्चा यहाँ पे याद भी कर रहा है प्लस अंडरस्टैंड भी कर रहा है, दोनों काम यहाँ पे मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल दोनों एक साथ आती है यहाँ पे। स्टिमुलस का रिस्पॉन्स करना, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या है, यहाँ पे जनरलाइज करते हैं हम किसी चीज को, हम किसी चीज को सीख के ना जनरलाइज का मतलब पता क्या होता है, सिंपल सी बात है, काफी बार टॉपिक आता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें ऐसे जैसे कोई चीज आप सीख लेते हो। मैं आपको एक अप्रोच करूंगा रिसर्च में, इंडक्टिव और डिडक्टिव, उस मेथड में शायद वो इसमें टीचिंग में भी आएगा आगे, तो उसमें आपको चीज बताऊंगा, जैसे इंडक्टिव मेथड क्या होता है, डिडक्टिव मेथड क्या होता है, तो आप आगे तक बनिए, वहां तक बता दूंगा मैं जनरलाइज क्या होता है। इतना शॉर्टकट में बताता हूं, कोई चीज जनरलाइज हो गई, जैसे मैथ्स का एक फॉर्मुला होता है a + b का होल स्क्वायर, है ना फॉर्मुला, वो इस टाइम जनरलाइज है। इसका मतलब उसके पीछे कोई स्पेसिफिक आउटकम हो रहा हूं, स्पेसिफिक कोई एम पहले हो रहा होगा, तभी तो वो जाके जनरलाइज हुआ। जनरलाइज मतलब सबके लिए वो एक जैसा है, जनरल हो गया सबके लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं जनरलाइज। ये डिटेल में आपको आगे पता लगेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे इस पूरे को पढ़ लेते हैं। हमने पूछा, ये देख लिया कि किसने दिया था, हर्बर्ट ने। इसमें क्या करना था, याद करना। स्टिमुलस का रिस्पॉन्स, बेसिकली रिस्पॉन्स करते हैं हम, जो स्टिमुलस का होता है ये टीचर सेंट्रिक होता है, मैंने बताया ना, यहाँ पे सिर्फ ऑडिटोरी नहीं, यहाँ पे टीचर जो बोल रहा है वही होगा, टीचर सेंट्रिक होता है। यहाँ रिटेंशन करते हैं हम, रिकॉल करते हैं, रैपिडली लर्निंग, जो हम लर्निंग कर रहे होते हैं ना, उसमें कोशिश करते हैं हम सिर्फ सुनते रहे, रट्टा मारते हैं, बस यही काम होता है। दूसरे की बात करूं मॉरिसन में, मतलब अंडरस्टैंडिंग में, यहाँ पे हम याद भी करते हैं और मेमोरी भी करते हैं, मतलब कि रट्टा भी मारते हैं, रट्टा प्लस याद दोनों करना। यहाँ जनरलाइज करते हैं बेसिकली किसी चीज को जो हमने सीख लिया है। फिर यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट का दोनों का रोल प्ले है, क्योंकि यहाँ पे टीचर भी कर रहा है, ये बच्चे को याद कर रही है, मेमोरी था ना, तो ये टीचर वाला रोल प्ले हो गया, और याद कर रहा है स्टूडेंट का भी तो काम है। और इंटेलेक्चुअल बिहेवियर, बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे हमारा दिमाग लग रहा है, तो इंटेलेक्चुअल बिहेवियर की भी बात हो रही है, ठीक है। तीसरे की बात करें, यहाँ पे है हंट। हंट में क्या होता है, दोनों मैंने बताया ना, यहाँ पे मेमोरी लेवल भी आएगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी आएगा, तो दोनों का जो मिक्सअप होगा वो रिफ्लेक्टिव मॉडल होगा, ये सबसे लेवल हाई होता है। उसके बाद प्रॉब्लम सेंट्रिक होता है। देखो अभी तक जो हम करके आए ना, हमने जो भी याद कर लिया, समझ लिया, उसको प्रॉब्लम पे अप्लाई करने को बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। और ये कौन करता है, जाहिर सी बात है सर, ये स्टूडेंट ही करेगा, स्टूडेंट सेंट्रिक। फिर रीजनिंग, लॉजिक, इमेजिनेशन, ये चलता है। एक छोटा सा टॉपिक है एसिमुलेशन। एसिमुलेशन आपको पता होगा, मैं आपको फिर बताता हूँ। एसिमुलेशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज किसी चीज में ऐड ऑन होना, उसी को एसिमुलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब अपने टॉपिक में आते हैं, हमने जो पढ़ लिया था। अब इसके बाद यहाँ पे ये रिफ्लेक्टिव हो गया। देखो अब आपकी बुक के हिसाब से बताता हूँ, देखो मैंने यही पढ़ाया आपको, यही चीजें की नोट्स मैंने बनाए हुए थे। स्टिमुलस का रिस्पॉन्स आप इनको रीड करोगे, यही चीज अभी जो मैंने पढ़ाई है ना, यही सारी है, ठीक है। उसके बाद ये जो मैंने अभी पढ़ाया ये भी हो गया। ये चीज देख लेना, सबसे टॉप पे क्या था, रिफ्लेक्टिव, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर मॉरिसन बोल रहा हूँ, ये मेमोरी लेवल, ठीक है, ये तीनों के। उसके बाद जब सारा हो जाएगा, उसके बाद नीचे आ जाएंगे, तो अपने पास यहाँ पे क्या लिखा है, डायनामिक एनवायरमेंट। अभी आपको बताने की जरूरत नहीं, कुछ चीजें वेस्ट लिखी है इस बुक में। डायनामिक एनवायरमेंट का क्या मतलब है, आपको पता है कि टीचर एक डायनामिक रोल प्ले करता है, उसको एनवायरमेंट के साथ साथ चलना पड़ता है, क्योंकि एनवायरमेंट आपको पता है तरक्की करता रहता है, कुछ नई चीजें आती हैं तो हमको उनके साथ चलना पड़ता है, उसको बोलते हैं टीचर का रोल प्ले करता है। ये पैरा एक बार थोड़ा सा रीड आउट कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। इन्होंने क्या लिखा है कि यहाँ से देखते हैं, यहां से देखो, इट्स एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग थ्री वेरिएबल्स। वेरिएबल कौन कौन से, नेमली इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग होता है जो बीच में आता है, ठीक है। डिपेंडेंट जो किसी पे डिपेंड हो, इंडिपेंडेंट जो किसी पे डिपेंड नहीं हो, और इंटरवेनिंग। अब आपको लॉजिकली अब मेरे को लगता नहीं है बताने की जरूरत है, फिर भी मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप एक बार गेस करो कि डिपेंडेंट क्या होगा, करो
हाँ वही, डिपेंडेंट का मतलब जो दूसरों पे डिपेंडेंट है। और इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं हम, स्टूडेंट ही तो डिपेंडेंट है किस पे, टीचर पे। तो टीचर क्या हुआ, इंडिपेंडेंट। और ये इंटरवेनिंग वेरिएबल्स क्या हो गए, जाहिर सी बात है यार वही होगी ना, जो टीचर एड्स यूज कर रहा है, जैसे ब्लैक बोर्ड यूज कर रहा है, व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा है, ये चीजें, बुक्स यूज कर रहा है, मार्कर यूज कर रहा है, ये सब चीजें हेल्पिंग जो उसको करनी है टीचर को, ये हो गया। अब देखो, अब यही वाली वर्डिंग यहाँ लिखी हुई है, ए स्टूडेंट डिपेंड अपॉन द टीचर फॉर लर्निंग। जाहिर सी बात है स्टूडेंट डिपेंड किस पे होता है, टीचर पे। स्टूडेंट्स आर अज्यूम्ड टू बी डिपेंडेंट वेरिएबल, आ गया ना, स्टूडेंट क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। टीचर्स आर इन द पोजीशन टू मैनिपुलेट द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, मैनिपुलेट मतलब चेंज करना, एंड हेंस टीचर्स आर कंसीडर्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। है ऐसी बात है, टीचर क्या हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि देखो जो चीज किसी मतलब मैं अगर आपको चेंज कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हूं, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, आप मुझे नहीं पढ़ा रहे हो, तो जो मैं पढ़ाऊंगा आप वो पढ़ जाओगे, मैं गलत पढ़ाऊंगा आप गलत पढ़ जाओगे, मैं सही पढ़ाऊंगा आप सही पढ़ जाओगे। तो कहने का मतलब मैनिपुलेशन, जो आप में चेंज आएगा वो मेरे पढ़ने पढ़ाने से आ रहा है ना, तो वही कहने का मतलब ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। टीचिंग मेथड्स, टीचिंग एड्स एंड मोटिवेशनल टेक्निक्स व्हिच आर फैसिलिटेट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आर टर्म्ड एज, जो तुमको मोटिवेशन दे रहा हूं मैं, जैसे मैं थोड़ा प्रोफेसर बनने वाले हो, मुझे लगता है कि बन जाओगे आप सब, और उम्मीद भी यही है मुझे। अब इस बार सबका नेट क्लियर हो जाएगा, कंफर्म है, जिस हिसाब से बच्चे डेडिकेशन से इस पर मेहनत कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया इंटरवेनिंग मेथड। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं पढ़ना, ये चीज कुछ नहीं पढ़नी। इसमें क्या लिखा है, क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन लर्निंग, कुछ नहीं है, बेसिक कुछ नहीं है इसमें से। एजुकेशन क्या होती है आपको अच्छे से पता है, सेल्फ लर्निंग। हाँ एक चीज याद कर लेना, सेल्फ लर्निंग का दूसरा नाम क्या था, मतलब सिंपली थ्रू ऑटो डेडिक्शन, इसको पढ़ लेना कि सेल्फ लर्निंग को ये भी बोलते हैं। लर्निंग आपको पता है कि यार सीधी सीधी बात ये है कि परमानेंट चेंज होना किसी के बिहेवियर में, उसको क्या बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं। उसके बाद अगले पैरे पे आते हैं, ये एक चीज पढ़ लेना, इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है। सिंपल सी बात है, इंडोक्ट्रिनेशन एक हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ टीचिंग होता है। क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ टीचिंग, बस इतना याद रखना। सिलेबस क्या होता है, जैसे अपना सिलेबस मिला हुआ ना यूजीसी नेट का, वो सिलेबस है। और अगर मैं सिंपल से बताऊं, यूजीसी नेट का सिलेबस तो आपको समझ आ गया, स्कूल में भी सिलेबस तैयार करो, वो जो स्कूल में सिलेबस मिलता था एट द एंड ऑफ द ईयर जो हमारा पेपर होता था। लेकिन आप इमेजिन करो, सिलेबस तो ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पेपर होते थे, जो भी बोर्ड के होते थे या कॉलेज के होते थे, जो भी करिकुलम क्या होता है, फिर सिलेबस भी करिकुलम का पार्ट है, ठीक है। करिकुलम मतलब ब्रॉड, इसमें क्या होता है, करिकुलम यूजुअली रेफर्स टू अ डिफाइंड एंड प्रेस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ स्टडी व्हिच द स्टूडेंट्स मस्ट फुलफिल इन ऑर्डर टू पास द सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन। करिकुलम कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ द एक्सपीरियंसेस दैट अ स्टूडेंट अंडरगो इन अ स्कूल, पूरे साल जो वो करता है, जिसमें एकेडमिक आ गए, को करिकुलम एक्टिविटी, वो जो गेम शेम नहीं खेलते रहते थे हम, एनसीसी वगैरह एक्टिविटीज होगी, गेम शेम वगैरह, वो सब कुछ आ गया। फिर उसके बाद अदर टाइप्स ऑफ एक्सपोजर जो भी होते हैं, वो सारे के सारे काम किसके अंदर आते हैं, करिकुलम। तो क्वेश्चन आ सकता है कि करिकुलम इज ए पार्ट ऑफ ए सिलेबस और नॉट, तो क्या है, करिकुलम इज सिलेबस इज ए पार्ट ऑफ ए करिकुलम, याद रखना। फिर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिमाग के काम करना वो है। टीचिंग एक साइंस और आर्ट है, ये तुमको पता लग गया, बताने की जरूरत नहीं है। सेल्फ ऑर्गेनाइज तुमको पता लग गया, सोशल सर्विस मैंने अभी बता दिया था। हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी मैंने बताया था ना, कैसे कैसे चेंज करना, यहाँ भी वही लिखा, देख लो एक बार रीड कर लेना इसको। जैसे हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी इज ए टीचिंग प्रोफेशन राइट फ्रॉम ए करिकुलम डेवलपमेंट, मतलब कि जहां से वो मर्जी है उसकी करिकुलम डेवलपमेंट किस तरीके से करना है, प्लानिंग कैसे करनी है एक्टिविटीज की, अच्छा आइडेंटिफाई कैसे करना है इंस्ट्रक्शन को, डिसाइड कैसे करना है मेथड कौन कौन सा अडॉप्ट करना है, मीडिया वगैरह वगैरह, ये सब कुछ आपको पढ़ लेना। टीचिंग प्रोफेशन होता है, मैंने बताया था, एमएड बीएड के बाद भी होता है और नेट क्लियर करने के बाद भी होता है। अब जो मेन पॉइंट है, वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, फ्रैंकली अगर मैं बोलूँ, मेरे हिसाब से क्वेश्चन वैसे बेसिकली देखा तो जनरली पूछे जाते हैं, लेकिन हमको ये पढ़ना पड़ता है क्योंकि इनकी वजह से हम एलिमिनेशन वहाँ पे कर पाते हैं, नहीं तो हमसे एलिमिनेशन ही नहीं होता है कि यार ये सारे आंसर सही लग रहे हैं। एक्चुअली आजकल का जो सिस्टम चला है ना, एंटी नेट का जो एग्जाम लेने का तरीका है, पहले क्या होता था, 4 में से 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन गलत होते थे, ठीक है। अब क्या कर दिया कि चारों ऑप्शन ठीक होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही हो रहा है। उनमें से 4 में से एक ऑप्शन जो बिल्कुल परफेक्ट है ना उस क्वेश्चन के लिए, वो आंसर आपको पिक करना होता है। वहां पे आपकी सिर्फ नॉलेज काम आती है, इसलिए ये चीजें पढ़ना जरूरी है। वहां पे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं, जगह इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिस बताओ इनमें से कौन सा, ऐसा कुछ नहीं आता। आपको ये सब चीजें पता होंगी तभी वहां पे आप एफिशिएंट मतलब इफेक्टिव वे से ना अंडरस्टैंड कर पाओगे, मैं एलिमिनेट कर पाऊंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, मैं इसको शॉर्टकट में खत्म करता हूं, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको शॉर्ट पीरियड में खत्म करना पड़ेगा। इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिस मतलब कि किस तरीके से तुम टीचिंग को पढ़ा सकते, मतलब बच्चों को पढ़ा सकते हो, ठीक है। मैक्सिम्स बोलते हैं इसको, ठीक है। मैक्सिम को शॉर्टकट में बोलो, प्रिंसिपल सिद्धांत, किस तरीके से किस चीज को पढ़ा सकते हो, ठीक है। पहले क्या करोगे, तुम सिंपल चीजें पढ़ोगे, फिर कॉम्प्लेक्स पे जाओगे। ऐसा नहीं हो कोई डिफिकल्ट कंटेंट हो, जैसे मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड याद करो, जब मैंने स्टार्ट किया पढ़ाना, तो मैंने डायरेक्ट से बुक से नहीं पढ़ाना स्टार्ट किया, क्योंकि बोरिंग फील होना था, आपको लगता था ये तो यार बहुत बॉटम फील हो रहा है, तो डायरेक्ट लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या किया, पहले सिंपल चीजें बता दी, जैसे रोल क्या होता है टीचर, टीचर करता क्या है, टीचर डायरेक्शन देता है, याद करो बताया था, लाइफ लॉन्ग लर्नर होता है, एक्शन रिसर्च, याद आ रहा है कुछ वही चीजें। तो मैंने क्या किया, पहले सिंपल सिंपल चीजें बताई जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तुमको पता होंगी। उसके बाद मैंने क्या किया, कॉम्प्लेक्स पे आ गया, मेमोरी लेवल आ गया, टीचर सेंट्रिक मेथड, स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड। तो इस तरीके से टीचर को पढ़ाना होता है। ये एक प्रिंसिपल है कि मतलब इस तरीके से अगर किसी को पढ़ाओगे ना, उसको नॉलेज ज्यादा देर तक रहेगी। उसके बाद है फ्रॉम नोन टू अननोन। जाहिर सी बात है, कुछ चीजें बच्चे को कुछ ना कुछ पता ही होता है, जब भी कल को टीचर बन जाओगे तो आपको उसकी जो रिटेन नॉलेज है ना, उससे अननोन नॉलेज पे लेके जाना है, ठीक है। काफी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मान लो कोई चीज आपने गाड़ी के बारे में बताना है, तो गाड़ियां जैसे अभी एक चल भी रहा है कि गाड़ियां फ्लाइंग कर रही हैं, तो अब गाड़ियां उड़ रही हैं, मतलब जैसे ओला का आपने सुना होगा, ओला का कुछ आ रहा है वर्जन पर, कुछ आ रहा है जिसमें वो गाड़ियां उड़ने वाला प्लान है, इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। तो अब ये उड़ने की बात, जिस बच्चे को कुछ नॉलेज नहीं होगी, उड़ने की गाड़ी उड़ भी सकती है, नहीं तो उसको आप बता सकते हो कि जैसे जेट इंजन होते हैं, जैसे अपने एरोप्लेन होते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं, वैसे ही कुछ इंजन या फिर वैसे ही कुछ मशीन तैयार की गई हैं जिसकी वजह से गाड़ियां भी अपनी फ्लाई कर पाएंगी। तो वो सब चीजें आप देख रहे हो, किसी नोन चीज से उनको पता था बच्चों को ये चीज ऐसे होती है, उससे आप अननोन चीज पे लेके गए, ताकि उनकी नॉलेज इंटरेस्टिंग फैक्ट बन गया ना, अच्छा ऐसा पहले भी था अब ये भी बन रहा है, वो चीजें, ठीक है। सीन टू अनसीन, ये सब चीजें टीचर की है, मतलब जो चीज बच्चे ने देखी है ना, उसी से रिलेशन करके ना उसको जो चीज उसने नहीं देखी है वो चीज दिखाना, ठीक है। फिर कंक्रिएट टू एब्स्ट्रैक्ट, रियल नॉलेज, जो रियल दुनिया में सब कुछ चल रहा है ना, उस हिसाब से कोई एक आइडिया बना देना। जैसे यहाँ क्या लिखा था, मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स हैपेंस बेटर विद द कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली हमारे पास जो रियल दुनिया में सब कुछ होता है ना, हम उसको देख के जल्दी समझ जाते हैं। अब कोई चीज रियल आप देख रहे हो, उसको देख के आप आइडिया नहीं निकाल पाओगे,
तो वही करना। टीचर टीचर का काम क्या होता है, स्टूडेंट्स को ना किसी रियल सिचुएशन में ले जाना, और रियल सिचुएशन में लेके जो टीचर का टॉपिक चल रहा था ना, उस रियल सिचुएशन को और जो उनका टॉपिक चल रहा है उन दोनों को रिलेट करके ना एक आइडिया निकलवाना, ताकि बच्चे को वो टॉपिक समझ आ जाए। बेसिकली ये टीचर ये सब कुछ क्यों करता है, ये कला है, आर्ट है, ये इसलिए करता है ताकि जो स्टूडेंट है ना उसको वो जो टॉपिक है ना वो अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, उसके बाद पर्टिकुलर टू जनरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मेथड। इसको इंडक्टिव मेथड भी बोलते हैं, आगे आएगा आपका। इसमें क्या होता है बेसिकली, जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, स्टूडेंट्स को हम क्या करते हैं, एग्जांपल देता हूं आपको, यही एग्जांपल आगे भी दूंगा ताकि आपको डबल रिवीजन हो जाए। पर्टिकुलर जनरल आप एग्जांपल ले लो, जैसे आप सबकी मतलब शादी होगी या जिसकी होनी होगी, एग्जांपल है, ठीक है। तो जो आज का सिनेरियो चल रहा है, बहुत बेसिक एग्जांपल बना रहा हूं मैं, अभी इंस्टेंट बना रहा हूं। आप ऐसा मान के चलो, जैसे आप एग्जांपल लेते हो पर्टिकुलर की, ठीक है, पर्टिकुलर में आप ये लेके चलो जैसे लव मैरिज है और अरेंज मैरिज है, ठीक है। पर्टिकुलर में क्या करते हो आप, लव मैरिज और अरेंज मैरिज को दोनों को देखते हो। जैसे आपकी शादी होने वाली है, आप देखते हो यार एक बंदे ने लव मैरिज की है, एक बंदे ने अरेंज मैरिज की है। तो लव मैरिज और अरेंज मैरिज में आप प्रेडिक्शन लगाते हो कि इन दोनों में से कौन सा बेटर सेट है, मतलब जिसकी लाइफ बिल्कुल सेट है। तो इन दोनों में आप जब देखते हो कि यार लव मैरिज वाले की तो बुरा हाल है, उसको तो खाना तक नहीं मिल रहा, खाना भी मतलब समझ रहे हो ना किस टाइप का मिल रहा है, मार अलग पड़ रही है बेचारे को। तो ये सब कंडीशन देख के आपके मन में क्या आता है कि यार मैं ना लव मैरिज नहीं करूंगा, मैं अरेंज मैरिज ही करूंगा। तो आपने क्या किया यहाँ पे, पर्टिकुलर सिचुएशन में दो चीजें आपने इमेजिन की, यार लव मैरिज और अरेंज मैरिज में से क्या करना चाहिए, और उसमें से आपने फाइनलाइज क्या किया कि मैं क्या करूंगा, अरेंज। जो आपने फाइनल किया ना उसको बोलते हैं जनरल, और ये जो अप्रोच है ना इसको बोलते हैं इंडक्टिव अप्रोच। ये मेथड आपको आगे भी आएगा। कहने का मतलब पर्टिकुलर से जनरल जा रहे हो, जो चीज आपके पास पहले नहीं थी उससे आपने एक रूल बनाया, उसको बोलते हैं जनरलाइजेशन करना, इंडक्टिव मेथड। मतलब जो चीज आपके पास नहीं हो ना पहले, उससे आप कोई चीज निकाल रहे हो ना, उसको बोलते हैं जनरल करना, इंडक्टिव मेथड। बस सिंपल सही। लव मैरिज अरेंज मैरिज में आपने एक चीज फाइनल की, जो आपने फाइनल की वो क्या हो गया, जनरल, उसको इंडक्टिव मेथड बोलेंगे। बस सिंपल सा है, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रॉम होल टू पार्ट। अब होल से पार्ट का मतलब क्या है, हम क्या करते हैं, गेसाल्ट की साइकोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गेसाल्ट की देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ लिखा भी है, सबसे पहले आप कोई पेड़ देखते हो या उसकी ट्रंक्स देखते हो या उसके पेड़ के पत्ते देखते हो। जब भी आप कोई चीज देखते हो बड़ी, जैसे रास्ते में चल रहे ट्री मिलता है आपको, तो पूरा का पूरा ट्री देखते हो या सिर्फ उसका पत्ता देखते हो, ऐसा नहीं होता ना, आप पूरा का पूरा ट्री देखते हो। कहने का मतलब फ्रॉम होल टू पार्ट, पहले बच्चे को एक इंट्रोडक्शन कराया जाए। मैं फिर वही एग्जांपल लूंगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। जब मैं स्टार्टिंग में क्लास में अभी आपको मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया टीचिंग एप्टीट्यूड, तो मैंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्यों पढ़ना है, कितने क्वेश्चन आएंगे, अच्छा इसका रोल क्या होते हैं, टीचर का काम क्या होता है, मॉडरेटर, वो सब कुछ जो पढ़ाया था ना वही है। पहले मैंने आपको लमसम बता दिया होल, अब उसके छोटे छोटे पार्ट करा रहा हूँ, मेमोरी लेवल कराया, अंडरस्टैंडिंग लेवल कराया, इसके मैक्सिम्स करा रहा हूँ, ठीक है। ये जो चीज़ें प्रिंसिपल्स करा रहा हूँ, ये सब चीज़ें क्या है, उसके पार्ट्स हैं। तो फ्रॉम होल टू पार्ट्स ये किसने दिया था, गेसल्ट की साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने दिया था, ये इसको याद रखना, गेसल्ट ने दिया था फ्रॉम होल टू पार्ट, ठीक है। यही सब चीज़ें होगी। उसके बाद क्या क्या, इंडेफिनिट टू डेफिनिट, ये भी बहुत सिंपल सा आप याद कर लोगे, कोई भी डाउट्स को क्लियर कर लोगे। साइकोलॉजिकल से लॉजिकल वे में सोचना बच्चे को, ठीक है, साइकोलॉजिकल से लॉजिकल। उसके बाद अपना आता है ये लास्ट, फ्रॉम एनालाइज टू सिंथेसाइज। बहुत सिंपल है। एनालाइज का मतलब क्या होता है, किसी बड़ी चीज को छोटे छोटे हिस्से में तोड़ना, ठीक है। और सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है, किसी छोटी छोटी चीजों को जोड़ के ना एक बड़ी चीज बनाना। हम नॉर्मली क्या करते हैं, कोई बड़ा टॉपिक होता है हमारे पास, जैसे अभी कोई चीज हमें याद करनी है, तो हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लेते हैं। जैसे कोई भी चीज हो, जैसे रोल ऑफ टीचर याद करने, तो आप उसको ऐसे याद कर लोगे, वो कैटलिस्ट होता है, वो मॉडरेटर होता है, वो फैसिलिटेटर होता है, वो लाइफ लॉन्ग लर्नर होता है, वो एक्शन रिसर्च कितना काम करता है, वो मोटिवेटर होता है, वो पेडागॉजिकल होता है। ये सब मैंने क्या किया, एक छोटे छोटे पार्ट में उसको बांट दिया। अब एट द एंड में जब आप एग्जाम में जाते हो, कोई भी एग्जाम हो, रिटन एग्जाम मान लो आपका, तो वहां पे जब आंसर लिखोगे तो आप क्या एक ही पॉइंट लिखोगे क्या, वहां पे आप पूरी समरी बनाओगे, पूरा क्वेश्चन का आंसर दोगे 3-4 पेज में। तो वहां पे आप क्या कर रहे हो, वहां आप सिंथेसाइज कर रहे हो। पहले आपने क्या किया, जो थोड़े थोड़े पार्ट में तोड़ा उसको एनालाइज, और बाद में क्या सिंथेसाइज। ये टीचर की अप्रोच होती है। टीचर क्या करता है, पहले एनालाइज करता है, छोटे छोटे टॉपिक में उसको तोड़ता है, पहले अपनी प्रिपरेशन करता है ना वो बच्चों को पढ़ाने के लिए, और उन्हीं छोटे छोटे टॉपिक से बच्चों को पढ़ा के वो सिंथेसाइज कर देता है, मतलब बच्चों को पढ़ा देता है, बच्चों को समझ आता है। ये सब था, ठीक है। ओके, यही लिखा है, टीचर शुड एनालिटिकल मेथड। टीचर जो है ना यही मेथड यूज करता है, पहले एनालिटिकल, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टीचर कौन सा मेथड यूज करता है। तो याद रखना, एनालिटिकल और सिंथेटिक मेथड को यूज करता है। फॉलो नेचर सिंपल सा बेटा इतना ही है कि वो क्या करता है कि वो फॉलो करता है अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, क्योंकि टीचर की प्रोसेस जो है वो प्रोग्रेसिव है, वो खत्म नहीं होगी, कंसिस्टेंट चलती रहती है। ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, जाहिर सी बात है हम अपनी ट्रेनिंग करते हैं सेंसेस की। सेंसेस मतलब देखना, सुनना, ठीक है, टेस्ट, स्मेल, टच, इन सब चीज़ों को, ये गेटवे है नॉलेज की। हमें इन्हीं की तरीके से, देखो किस चीज़ को आप टच करते हो, आपको गर्म लगता है, ठंडा लगता है, तभी नॉलेज बढ़ती है ना, कि इसको गर्म चीज़ को हाथ लगाना, मतलब कोई चीज़ पतीला पड़ा था या कोई चीज़ पड़ी, उसको आपने हाथ लगाया तो वो गर्म था, तो आपने टच किया तो आपको पता लगा यार गर्म है, तो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिली, वैसे ही, ठीक है। ओके, तो जैसे कोई एक बच्चा, एग्जांपल लेते हैं कि बच्चा है, ठीक है, वो छोटा बच्चा, उसको नहीं पता कि जैसे प्रेस होती है आयरन, तो उसको नहीं पता कि ये गर्म होती है या ठंडी होती है, स्विच ऑन था। उस बच्चे ने क्या किया, उस प्रेस के जहाँ पे स्टील वाला हिस्सा होता है वहाँ पे उसने हाथ लगा दिया। तो आप एक चीज़ एक चीज़ देखो, उस बच्चे ने जब उसको हाथ लगाएगा उसका हाथ गर्म हुआ होगा, मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, हाथ साड़े नहीं, नॉर्मल, मतलब कि इतना है कि उसको गर्म लग गया, काफ़ी लगा उसको, जो उसको डर लग गया उससे। तो जब ऐसा हुआ तो उस बच्चे ने क्या माइंड में सोचा होगा कि ये जो चीज़ है, उसके माइंड में ये नॉलेज आई होगी, किसी ने नहीं पढ़ाया उसको, ये उसको टच करने से नॉलेज मिली, उसके दिमाग में ये आ गया यार ये चीज़ गर्म है, इसको हाथ लगा, मतलब इस चीज़ को हाथ लगाने से ना हाथ गर्म हो जाता है, आग लग जाती है, जल जाता है, ऐसा कुछ। तो उसके दिमाग में ये नॉलेज कैसे आई, थ्रू टच। ऐसी चीज़ें सीखने से, मतलब टेस्ट करने से। आप नमक खा लो, आपको टेस्ट का नहीं पता था, लेकिन जब बच्चे की बात कर रहा हूं एग्जाम्पल पे, आपको तो पता ही है, तो उस बच्चे ने जब उसको टेस्ट किया तो उसको पता लगा कि यार ये नमकीन है, मुझे ये पसंद नहीं आएगा, तो वो चीज़ें, ठीक है, ये टेस्ट की बात करूँ। फिर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार रिवाइज कर लेना कि मॉन्टेसरी और फ्रोबेल आर द मेन प्रोपोनेंट ऑफ द मैक्सिम। ये जो मैक्सिम है ना, ये वाला सेंसेस वाला, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो सेंसेस का है इसके प्रोपोनेंटर कौन थे, जो मैक्सिम दिया, ये इसके प्रोपोनेंटर कौन था, मॉन्टेसरी और फ्रोबेल। मॉन्टेसरी आपका किंडरगार्टन में अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, स्कूल से मेथड होते हैं उसमें पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर एनकरेजमेंट करना, बेसिकली डेल्टन की अप्रोच थी कि एनकरेज कर देना बच्चों को। फिर अब बेसिक्स हैं, ये आपने पढ़ लिया, अब बेसिक्स है, देखो आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा अभी तक। अब देखो जनरल प्रिंसिपल का मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन होता है, ठीक है, मोटिवेट करना। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी लर्निंग, किंडरगार्टन में जो कराते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, बच्चों को पढ़ाना इंटरेस्ट से। प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज विद लाइफ, लिंकेज करना लाइफ के साथ, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ ऐसी होती है वो हमारी जिंदगी में चल रही होती है, उसके साथ लिंक करोगे तो बच्चा जल्दी समझ जाता है। प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंस, किसी चीज़
चीज़ से दूसरी चीज़ का डिफरेंस क्या होता है उसको बताना, सिलेक्शन का, अच्छा प्लानिंग, डिवीजन, रिवीजन, क्रिएशन एंड रिक्रिएशन, डेमोक्रेटिक डीलिंग, सीधी सीधी बात है, ये जो सब है समझना है, क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं, याद रखना। ओके फिर उसके बाद आता है आपका ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। अब साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल में आपको क्या करना है, फिर से वही आ गया मोटिवेशन है, ठीक है इसमें। फिर उसके बाद क्या आता है प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन, प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज, बार बार कराना वो चीज़। उसके बाद क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ इंकरेजमेंट एंड क्रिएटिविटी, प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कॉपरेशन, बच्चों को सिंपैथी देना, रेनफोर्स करना, उनको रिवॉर्ड देना, कुछ खुश करना उनको, क्योंकि जब तुम किसी को इंकरेज करते हो ना वो ज़्यादा पढ़ने में एक्साइटेड मिलता है। जैसे होता है ना क्लास में बताइए शाबाश बेटा आपने अच्छा किया, वेरी गुड गुड, उससे बच्चा खुश होता है। इंपार्टिंग ट्रेनिंग, प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग, मतलब कि नहीं बन रही बात तो फिर दूसरा तरीका लगाओ पढ़ने का या पढ़ाने का, क्योंकि इससे बच्चे को समझ नहीं आ रहा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस माइक्रो टीचिंग। ये क्या होता है आप सिंपल से इतना समझ लो, ये दिया, ये बेसिकली टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए। अभी तक किसको पढ़ा रहे थे हम, स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे ना, माइक्रो टीचिंग फॉर द टीचर्स ट्रेनिंग। ये एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि बच्चों को पढ़ाने का उनको तरीका आए। इसमें कुछ 6 स्टेप होते हैं, प्लान, टीच, ऑब्जर्व, कई बार यहाँ पे फीडबैक भी होता है, आपको क्वेश्चन आ सकता है इसको सीक्वेंस में लगाना, या आपको ऐसा आ सकता है कि इनको अरेंज करो, ये ठीक लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, इनमें से कौन सा स्टेप इनमें से नहीं है जो गलत है, कुछ भी गलत लिख सकते हो। प्लान हो गया, टीच हो गया, ऑब्जर्व हो गया, रीप्लान, रीटीच, रीऑब्जर्व, इसको क्रैम कर लेना। ये हर एक लेसन जो होता है ना ये 6 मिनट का था, 6 मिनट का प्लान, 6 मिनट का टीच, 6 मिनट का ऑब्जर्व, 6 मिनट का ये, 6 मिनट का ये, 6 मिनट का, तो 6 36 मिनट की क्लास होती है एक नॉर्मल, ठीक है। और ये दिया किसने था, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अपना दिया था डेविड एलन ने, ठीक है। बस आपको इतना ही याद करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। माइक्रो टीचिंग टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए होता है, प्लान, टीच, ऑब्जर्व, रीप्लान, रीटीच, रीऑब्जर्व होता है। यहाँ पे मैंने बताया फीडबैक भी हो सकता है, फीडबैक, रीफीडबैक, ठीक है। और ये सब कुछ करने के बाद ये दिया किसने था, डेविड एलन ने। फिर कुछ ऑब्जेक्टिव्स आगे, पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पता लग गया टीचर का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, बच्चों को पढ़ाना, किस तरीके से पढ़ाना, कौन से मेथड से पढ़ाना, वगैरह वगैरह। अब जो सबसे मेन चीज आने वाली है वो आपकी ये है कि बच्चों को जब आप पढ़ा रहे हो तो उसके कुछ मेथड्स होंगे और उसके लिए जो क्लासिफिकेशन की गई है ना टीचिंग की, यहां से क्वेश्चन आते हैं जो मैक्सिमम आते हैं, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको क्रैम कर लो, इनको मत छोड़ना। देखो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ ए टीचर एंड इंस्ट्रक्शन नल ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले ब्लूम की बात करेंगे। ये जो ब्लूम है ना, इसने क्या बोला था कि 3 एच दिए थे, 1956 की बात है शायद, नहीं कंफर्म 1956 की बात है, हाँ 1956 की बात है, जिन्होंने क्या दिया था 3 एच दिए थे। इनका पूरा नाम बेंजामिन था, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला था कि 3 एच हैं बच्चों को पढ़ाने के तरीके, मतलब टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव इन्होंने दिए थे, जिसमें एक आता है हेड, एक आता है हर्ट और एक आता है हैंड। अब आपको ये तीनों चीजें पढ़नी है, ठीक है। जो सबसे पहले हेड आता है, ये सब कुछ पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ जो शॉर्टकट में नोट्स है, ये देखो। देखो ब्लूम ने क्या बोलता है, हेड कॉग्निटिव डोमेन है हमारा, ठीक है, इसको क्रैम कर लेना, कॉग्निटिव बोला मैंने, जी है ये कॉग्निटिव। उसके बाद हर्ट के अफेक्टिव, जिसमें इमोशंस आते हैं, ठीक है, क्या आते हैं, इमोशंस, फीलिंग्स वगैरह, ठीक है। हैंड का क्या, साइकोमोटर या कॉग्निटिव, यहाँ कॉग्निटिव था, यहाँ कॉग्निटिव डोमेन है, ये 3 याद कर लो। अब इनके कुछ फीचर्स हैं वो आपको मैं करवाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, ये आपको अभी इसी की बात करते हो, कॉग्निटिव डोमेन ही चल रहा है अपना, ये जो मैंने लिखा है CU, ये है, ये कुछ नहीं मेनोमिक्स है, शॉर्टकट में याद करने के लिए मैंने बनाया होगा तब, ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन मैंने आपको बता दिया किसका काम है, दिमाग का, सोचने का काम है। अब सोचने का काम है तो कुछ इसके स्टेप्स भी होंगे, वो स्टेप्स या लेवल्स क्या हैं वो देख लो। नॉलेज, कॉम्प्रिहेंसिव, एप्लीकेशन, एनालाइज, उसके बाद क्या है, सिंथेसाइज और इवैल्यूएशन। याद करना पड़ेगा आपको, इसकी सीक्वेंस भी आती है। याद कैसे करना है, मैंने ये बनाया QUAASE, के फॉर के स्टैंड हो रहा है, ये मैंने मिक्स शॉर्टकट में याद रखना है। ब्लूम की टेक्सोनॉमी का ये कॉग्निटिव डोमेन में लेवल्स में क्या क्या लेवल है वो ये है। सबसे पहले के आता है, के का मतलब है नॉलेज, फिर अंडरस्टैंड, फिर एनालाइज, सॉरी फिर एप्लीकेशन, फिर एनालाइज, फिर सिंथेसाइज, फिर इवैल्यूएशन। बस इतना याद करना है आपको। ये स्टेप्स पूछे जाते हैं कि इनकी सीक्वेंस क्या है। सिंपल सी बात है, नॉलेज का मतलब क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, किसी चीज़ की नॉलेज लेते हैं, फिर उसको कॉम्प्रिहेंसिव करते हैं, मतलब उसको अंडरस्टैंड करते हैं, अंडरस्टैंड करने के बाद उसको अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद एनालाइज करते हैं। एनालाइज आपको पता है किसी भी बड़ी चीज़ को ब्रेकिंग डाउन इनटू ए कम्युनिकेशन इनटू ए कॉन्स्टिट्यूट, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में उसको बांटना, ठीक है। उसके बाद क्या करना, सिंथेसाइज करना, ये आपको पता है कि बट छोटे छोटे पार्ट को जोड़ के सिंथेसाइज करना, लास्ट में वैल्यूएशन करना। सो सिंपल हो गया याद। हर्ट, अब हार्ट की बात करते हैं। हर्ट में मैंने आपको बताया था इसमें रिवोक है। हार्ट किसके लिए होता है, मैंने बताया था अफेक्टिव, मैंने बताया था फीलिंग्स वगैरह उसके लिए। इसमें इन्होंने क्या बोला था, एक बार रीड आउट कर लेना, कुछ नहीं जो मैं बता रहा हूँ इतना ही पढ़ना है आपको। इफेक्टिव डोमेन में हर्ट की बात कर, रिवोक, रिसीव करते हैं सबसे पहले, जब हम क्लास में जाते हैं सबसे पहले रिसीव करते हैं नॉलेज को, फिर रिस्पॉन्ड करते हैं, जो हमने बच्चों जो टीचर पढ़ा रहा था उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर वैल्यूज जोड़ते हैं उसमें कुछ कुछ अलग अलग, ठीक है, और फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी तरीके से, और लास्ट में वो अपना करेक्टर बना लेते हैं, मतलब अपनी चीज़ में अपने अंदर वो ज्ञान रख लेते हैं। होता है ना, जो चीज़ मैं तुमको सिखा रहा हूँ ये तुम सब पढ़ लोगे तो तुम्हारे अंदर वो नॉलेज आ जाएगी, उसकी बात कर रहा हूँ। फिर आता है लास्ट साइकोमोटर। साइकोमोटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होता है, हैंड की बात करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव डोमेन। वही चीज़ें जो अपन बताई थी, नोट्स बनाते हैं ना, अगर आपको बनाना नहीं तो ऐसे ही लिखना। इसमें सिर्फ यही है, इम्पैन। इम्पैन का मतलब क्या, सबसे पहले कहते हैं इमिटेशन, नकल करना, बेसिकली जो चीज़ हमको सिखाई जा रही है वो, या फिर सुनना। मैंने लिखा है यहाँ पे सुनना। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट करना, बेसिकली तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तुमको मैं कुछ सिखा रहा हूँ, अब मैं तुमको सिखाऊंगा, जैसे मान लो तुमको मैं गाड़ी सिखा रहा हूँ, तो मैं कैसे कैसे गाड़ी सिखा रहा हूँ वो तो तुम सुन रहे हो, भाई ये क्लच होता है, ये इसका स्टीयरिंग है, ये हैंड ब्रेक है, वगैरह वगैरह जो सब सिखाऊँ, ठीक है, वो सब सुन रहे हो। उसके बाद मैनिपुलेशन कर रहे हो, तुम उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जो मैंने सिखाया उसको मैनिपुलेट करके अपने, फिर तुम उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रोसेसिव का मतलब प्रैक्टिस कर रहे हो, और आर्टिकुलेशन मतलब तुम आर्टिस्ट बन रहे हो, तुमने सीख लिया जो मैंने तुमको सिखाया, और लास्ट में क्या हो गया कि तुमने उसमें कुछ एडिशनल होता है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, तुमको मैंने गाड़ी सिखाना सोचा था, मैं गाड़ी सिखाता हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है।
मैंने गाड़ी सिखाई, उसके बाद मैंने आपने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद आपने प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करने के बाद आपने वो चीज़ सीख ली। अब लास्ट में क्या होता है, कलाकारी आ जाती है कि यार मेरे को मेरे जैसी गाड़ी किसी को चलाने नहीं आती है। तो वो देखा स्टीयरिंग पे एक गोल सा लगा लेते हैं लोग, एक हाथ से गाड़ी घुमाते हैं, वो उसकी बात कर रहा है स्टीयरिंग पे यहाँ पे लगा लेते हैं गोल सा। वो फिर वो नेचुरलाइजेशन आप में कला गई, या फिर एक टायर पे वो स्टप्पी स्टुप्पी मारना वगैरह वगैरह, वो नेचुरलाइजेशन है। बट मैं कुछ एडिशनल फीचर आप कुछ ऐड करते हो उसकी बात करो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तीनों ब्लूम की टेक्सोनोमी में, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। इन तीनों को याद कर लेना। क्वेश्चन ये भी आ सकता है हार्ट के साथ कौन सा लिंक करता है, हैंड के साथ और हार्ट हेड के साथ, ठीक है। उसके बाद अब बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको कुछ मोस्ट ऑफ टीचिंग कर ली है आपने, कुछ चीज़ें हैं वो बाद में कराता हूँ आपको। अब देखो ये गैग नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं आता यहाँ से, बस जनरल नॉलेज है और कुछ नहीं है। फिर ये टीचर सेंट्रिक मेथड कौन सा, लेक्चर जाहिर सी बता टीचर सेंट्रिक मेथड होता है जहाँ पे लेक्चर चल रहा था वन वे। टीम टीचिंग जो मिलकर पढ़ाते हैं, टीविंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मिक्स टीचिंग होगी, ये सब कुछ इसमें आ गया। स्टूडेंट सेंट्रिक हो गया। अब देखो लेक्चर मेथड क्या होता है, जो वन वे होता है, जो टीचर आता है क्लास में वो सिर्फ पढ़ाता रहता है, उसको बच्चों से कोई मतलब नहीं होता कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं कि सुन रहे हैं, उसने अपना लेक्चर देना है और चला जाना है, ठीक है। उसके बाद आगे टीम टीचिंग मैंने आपको बताया, यहाँ पे टीचर सेंट्रिक होता है, मिलकर पढ़ाते हैं एक दूसरे को, मतलब बच्चों को। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस टीचर सेंट्रिक होता है यहाँ पे। फिर उसके बाद कुछ नहीं, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, इग्नोर करो सबको। सेमिनार में आपको रिसर्च में पूरा तसल्ली से बताऊंगा कि क्या चीज़ होती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग सुन लो क्या होता है, बस वैसे तो ये रिसर्च में पढ़ाऊंगा। वैसे मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जैसे कोई चीज़ मैं तुमको अगर पूछूं, तो अभी जैसे मैं कुछ पूछ लूँ, जैसे मैं पूछ लूँ कि आपको एक्शन रिसर्च के बारे में क्या पता है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सपोज करो आपको पता है, मैक्सिमम को पता होगा वैसे जो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए सीरीज है, तो एक्शन रिसर्च के बारे में आप बताओ। तो एक्शन रिसर्च के बारे में जो आपके दिमाग में जो नॉलेज होगी उसको स्पॉन्टेनियसली आप एट द सेम टाइम आप बोलना स्टार्ट कर दोगे ना, उसको बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। जो आपके पास नॉलेज होती है, लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज निकलते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ से गोवा जाने के रास्ते कौन कौन से हैं, तो आपके पास अलग अलग आइडिया मिलेंगे, यहाँ से जा सकते हैं, वहाँ से जा सकते हैं। वो जो मल्टीपल आइडियाज निकल रहे हैं ना, उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज किसके अंदर आते हैं, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग। ओके, उसका प्रोजेक्ट मेथड, कोई प्रोजेक्ट होगा टीचर दे देता है तो बच्चे को उसको करना पड़ता है क्लासरूम मेथड में, तो उससे वो सीखता है काफ़ी चीज़ें, ठीक है। रोल प्लेइंग, किसी का स्टूडेंट रोल प्ले करते हैं टीचर का, उससे उनको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है। साइमुलेशन मतलब कि सेम वैसी सिचुएशन में डाल देना बच्चे को जिस सिचुएशन में एक्चुअल वो मतलब एक्चुअल होती है। जैसे कि ऐसी सिचुएशन, जैसे मान लो आप एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमारे मेरे को आज भी याद आ रहा है, आर्मी स्कूलों में क्या होता था कि मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा होती है हमारे एरिया में, तो जे के में, तो उन्होंने क्या करते थे हमारे कॉलेज स्कूलों में, मेरे को आज भी याद है, तो वो क्या करते थे, बच्चों को प्रैक्टिस करवाते थे वैसी सिचुएशन के लिए जो सिचुएशन अभी है नहीं है लेकिन अनसर्टेन है, कभी भी हो सकती है। तो उसके लिए ऐसी सिचुएशन बनाते थे कि मान लो कि स्कूल में उग्रवादी, मतलब स्कूल अपने में मिलिटेंसी आ गई है, मिलिटेंट आ गए हैं, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। तो एक बेल बजती थी, मुझे आज भी याद है, तो हम लोगों को डेस्क के नीचे चुपना पड़ता था, चुप रहना पड़ता था, वो सब कंडीशन। तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, सिमुलेशन कर रहे हो, उनको रियल सिचुएशन की जगह उनको एक आइडिया दे रहे हो कि ऐसा कल को सिचुएशन हो सकती है, उसके लिए उनको ट्रेन करना, उसको बोलते हैं सिमुलेशन, मतलब रियल जैसी सिचुएशन प्रोवाइड करना। ट्यूटोरियल्स ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। डेमोन्स्ट्रेशन आपको पता है, डेमो देके किसी को पढ़ाना, वो हो गया। फिर उसके बाद असाइनमेंट्स, बेसिक चीज़ें में कुछ नहीं पढ़ना है कि असाइनमेंट क्या होती है आपको पता है। केस स्टडी जो करते हैं हम, किसी एक चीज़ को पकड़ के ना उसकी स्टडी करना, उसको बोलते हैं केस स्टडी। फिर उसका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओपन लर्निंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मैं बताऊंगा, ओपन लर्निंग मोक आएगा इसमें, ये मैं आगे बताऊंगा। ये पढ़ने की जरूरत है। होलिस्टिक मेथड, इसमें आपको एक चीज़ पढ़नी है, वो आपको बता, इसमें यही पढ़ना है आपको कि ये दिया किसने, दिस मेथड वाज एडवोकेटेड बाय द प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। हॉलिस्टिक मेथड किसने थे, आर्मस्ट्रॉन्ग ने। चाइल्ड बिकम ए डिस्कवर ऑफ ए नॉलेज बाय डेवलपिंग ए स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। जैसे जैसे वो किस चीज़ की डिस्कवरी करता है वैसे वैसे वो उस चीज़ का नॉलेज गेन करता है, तो उसका कहने का मतलब हॉलिस्टिक मेथड का ये मतलब था। फिर उसके बाद ये पढ़ने की जरूरत है। फिर ये आगे लर्निंग और लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स। सिंपल देखो, लर्निंग का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात ये है कि लर्निंग क्या होती है कि रिलेटिवली परमानेंट चेंज होती है एक बंदे के बीच में। जैसे मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ ना, काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने पहली बार पढ़नी है मेरे से, तो ये बुक काफ़ी बच्चे नहीं भी कर पाते, मैंने इसलिए सोचा कि यही बुक बनाऊँ। हालांकि मैं पीडीएफ भी बना के मैं डाल सकता था, लेकिन बुक वाला ही मैंने इसलिए किया कि मुझे लगा बुक वाला ज़्यादा परफेक्ट रहेगा, क्योंकि शॉर्ट टाइम है, 1 घंटे के अंदर पूरी वीडियो में खत्म कर दूंगा ये। लर्निंग, किसी चीज़ को आप सीखते हो तो आपके बिहेवियर में चेंज होता है। आप कोई चीज़ ज्ञान लेते हो तो आपको लगता है कि यार ये चीज़ भर जाते हो आप, तो लर्निंग इज परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। हमारे बिहेवियर में जो चेंज होता है उसको लर्निंग बोलते हैं। तो उसके बाद एलिमेंट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। लर्नर क्या होता है, सिमुलस क्या होता है, इंटरनल क्या होता है, रिस्पॉन्स जो हम देते हैं ऐसी बात है सीखने के बाद। फिर उसके बाद टाइप ऑफ लर्नर क्या होता है, देखो ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एंड सोशल एटिट्यूड। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ये एक चीज़ पढ़ लेना, ये मैंने बताना भूल गया हूँ। ये रिसेप्शन करना, एक्सपेक्टेंसी करना, रिट्रीवल करना, सिलेक्टिव परसेप्शन करना, सिमेंटिक, एक सीक्वेंस है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है, ये इस बुक ने ऐसा दिया हुआ है, लेकिन कई बार इसको मैनिपुलेशन करके किसी और वर्डिंग में लिख के वो कर सकते हैं, लेकिन आप इसको अंडरस्टैंड कर लोगे तो आपको बहुत सिंपल रहेगा, ठीक है। लास्ट में इसका याद रखना, लास्ट स्टेप क्या होता है, जनरलाइजेशन। लर्निंग का सबसे लास्ट स्टेप क्या होता है, जनरलाइजेशन, ये याद रखना। फिर टाइप्स ऑफ लर्निंग, लर्नर्स की बात करेंगे तो इसमें कुछ नहीं है, अलग अलग होते हैं, जैसे यंग होते हैं, अडल्ट होते हैं, कुछ को प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, और पढ़ाने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। जिसमें एग्जांपल हूँ, जैसे देखो विजुअल में कैसे पढ़ाते हैं, पिक्चर्स वगैरह से, ऑडिटोरियल से जो मैं बोल रहा हूँ, इंट्यूशन जो तुम्हारे पास पुरानी नॉलेज है, हंचेस वगैरह, वो सब कुछ, ठीक है। इंडक्टिव्स क्या हो गया, जो अभी मैंने बताया था, फ्रॉम फैक्ट से हम क्या करते हैं, वो लव मैरिज अरेंज मैरिज याद करो, हम कहाँ गए, जनरलाइज पे। और डिडक्टिव में क्या हो गया, थ्योरी, सिंपल सी बात है, ऐसा मान लो सब लोग अरेंज मैरिज ही कर रहे थे तो हम भी अरेंज ही करेंगे, ऐसा मान लो। या एक सिंपल सी चीज़ ले लेते हैं, मैथ्स का फॉर्मुला है कोई, उससे सीधे क्वेश्चन निकालना, फॉर्मुला जनरलाइज है पहले, यहाँ पे जनरल से स्पेसिफिक जाते हैं, वहाँ स्पेसिफिक से जनरल जाते हैं, एक्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी, सब ग्लोबली, बस ये सब कुछ, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें हैं लर्नर के क्रेडिट्स ऑन द बेसिस ऑफ लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल के हिसाब से लर्नर के क्रेडिट देखो, एक्टिव लिसनिंग जो वो सुन रहा होता है किसी पर्पस के लिए। एम्पैथेटिक लिसनिंग क्या होती है, इट इज ए फॉर्म ऑफ एक्टिव लिसनिंग इन विच यू अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन। जब तुम किसी दूसरे बंदे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो उसको बोलते हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग। फिर इवैल्यूएटिव, बेसिकली किसी को क्रिटिकल, मतलब उसको समझने की कोशिश करना। एप्रिशिएट लिसनिंग, एप्रिशिएटिव लिसनिंग, लिसनिंग इज लिसनिंग फॉर एंजॉयमेंट इन्वॉल्व सीकिंग सिचुएशन इन्वॉल्विंग रिलैक्सिंग फन एंड इमोशनल, इज बेसिकली इनके लिए किया जाता है और कुछ नहीं। अब उसके बाद क्या कहते हैं,
ये कुछ नहीं है। रिफ्लेक्टिव थिंकर्स क्या होते हैं, क्रिएटिव थिंकर्स क्या होते हैं, प्रैक्टिकल थिंकर्स क्या होते हैं, बस ये पढ़ने का वाई वाई करोगे, कुछ नहीं है इसमें। फैक्टर्स इफेक्टिव टीचिंग, देखो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे कि टीचिंग इफेक्ट पड़ेंगे। आपको आंसर अभी ही आपको पता है, मेरे को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। पहला आंसर तो आपको ये पता है कि भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होगी तो टीचर नहीं पढ़ा सकता किसी को, ये तो मानते हो ना आप। अगर आप क्वालिफाइड हो तभी आप किसी को पढ़ा सकते हो, पहला ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है स्किल, स्किल भी तो मैटर करती है। किसी को पढ़ाने का तरीका ही नहीं होता है, किसी को पूरे ज्ञान ही नहीं होते हैं, कुछ का कुछ पढ़ा होता है, किसी तरीके से क्या पढ़ाना होता है, किस तरीके को क्या पढ़ा होता है, कुछ पता ही नहीं होता है वो चीज़ें, ठीक है। एनसीईआरटी ने अपनी पब्लिकेशन में कोर टीचिंग स्किल्स बताई हुई है, हैज लेड डाउन द स्ट्रेस ऑन द फॉलोइंग टीचिंग स्किल्स। जैसे ये चीजें ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइज करना कंटेंट को, क्रिएटिंग करना सेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ, मतलब क्रिएट करना कि किस तरीके से इंट्रोड्यूस करूंगा अपने कंटेंट को, इंट्रोडक्शन करना लेसन को, स्ट्रक्चर करना क्लासरूम क्वेश्चंस को, क्वेश्चन डिलीवरी एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है, मतलब किस तरीके से क्वेश्चन को डिलीवर करना है और कैसे क्वेश्चन के आंसर लेने हैं, रिस्पॉन्स मैनेजमेंट, कि ऐसा नहीं हो कि सारे आंसर दे रहे हैं धुआंधार की तरह, वो नहीं, मैनेजमेंट रखना, एक्सप्लेनिंग करना, मतलब किस तरीके से किस चीज को समझाना है, स्टेट विद एग्जांपल, एग्जांपल्स के साथ अपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करवाना, टीचिंग एड्स यूज करना, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, पेन हो गया, मार्कर हो गया, सब चीजें, स्टिमुलस का वेरिएशन, मतलब कि अलग अलग वेरिएशंस को देखते हुए चलना, पेसिंग द लेसन, मतलब कि कब स्पीड अप होना है, कब स्लो होना है, वो देखते हुए चलना, प्रोमोटिंग पीपल पार्टिसिपेशन, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे की पार्टिसिपेशन करना क्लास के अंदर, यूज़ अ ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड को यूज़ करना ताकि बच्चों को समझा सके, पिक्टोरियल विजुअल किसी तरीके से, फ्लैश कार्ड का यूज़ करना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अचीविंग क्लोजर ऑफ ए लेसन, कोशिश करना कि अपने एक पूरे क्लास के अंदर, सेशन के अंदर, सेशन बोल रहा हूँ, अपनी क्लास के अंदर जो टाइम पीरियड है उसके अंदर अपने अपना जो लेसन है उसको क्लोज करने की कला होनी चाहिए। गिविंग असाइनमेंट, बच्चों को असाइनमेंट देना ताकि वो कर सकें। इवैल्यूएट करना कि जो उनको सिखाया उनकी प्रोग्रेस हुई कि नहीं हुई, चेक करना। डायग्नोस करना, मतलब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है बच्चे को, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये 2 बार आ चुका है, 2018 में भी आ चुका है क्वेश्चन पे। डायग्नोस का मतलब ट्रीटमेंट नहीं होता, डायग्नोस का मतलब होता है प्रॉब्लम को पता लगाना, ट्रीटमेंट बाद में आता है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ द क्लास, लास्ट में मैनेजमेंट, ये पूरा जो प्रोसेस है ना, ये पूरा इसका था, ठीक है। अब मैं जो बात कर रहा थी बीच में कंटेंट आ गया, बात हमारी थी किसकी, इसकी इफेक्टिव फैक्टर्स जो है, जो इफेक्ट देते टीचिंग में। देखो एक्सपीरियंस मैटर करता है ना, बच्चे टीचर को पढ़ाने का कभी कभी कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है तो वो अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा। क्लासरूम का एनवायरमेंट बहुत मैटर करता है, अगर क्लासरूम का एनवायरमेंट अच्छा नहीं है तो आपको एक मजा नहीं आएगा पढ़ाने में, बच्चे शोर कर रहे हैं, बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आपको मजा नहीं आएगा। फैक्ट इकोनॉमिक फैक्टर भी होता है, अगर मान लो किसी टीचर को सैलरी अच्छे से नहीं प्रोवाइड कर रहे हो तो टीचर पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आज की दुनिया में कोई कुछ नहीं करता, ठीक है, कुछ लोगों को छोड़ के, कुछ लोग हैं ऐसे जो सोशल काम कर रहे हैं उनको छोड़ के। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी अच्छी नहीं है तो जो टीचर है उसको पढ़ाने में मजा भी नहीं आएगा, तो टाइम पास टाइप का सिस्टम चलेगा, वो मतलब फोर्सफुली से काम होगा। सब्जेक्ट मैटर की उसको नॉलेज होनी चाहिए और पेरेंटल एक्सपेक्टेशन, टीचर्स की एक्सपेक्टेशन अलग होती है, पेरेंट की अलग होती है, तो उस पर क्या पता अच्छा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा हो टीचर बच्चों को पढ़ाने में, तो वो भी कहीं ना कहीं लैकनेस रहती है टीचर की मतलब पढ़ाने की स्किल्स में। तो ये सारा था। अब डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ एजुकेशन है, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हमने पढ़ लिया था, गेस्टाल्ट अप्रोच मैंने आपको बताया, वो याद है, होल टू पार्ट वही है। फिर कंस्ट्रक्टिविज्म, आइडियलिज्म, बिहेवियरलिज्म, वही चीजें हैं, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेचुरलिज्म क्या था, प्रैग्मेटिज्म पढ़ाने का तरीका क्या होता है, ह्यूमनिज्म, रेशनलिज्म, एक्सट्रीमिज्म, ये सब एक बार गो थ्रू कर लेना, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद सबसे मेन चीज आती है इवैल्यूएशन सिस्टम। अब इवैल्यूएशन सिस्टम के लिए मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, इसमें 2 चीजें आपको पढ़नी है, वो ये पढ़नी है कि यही पढ़ना आपको। बेसिकली इस नोट से पढ़ाता हूँ क्योंकि उस नोट्स में कुछ लिखा नहीं है बुक में इतना खास। पहले तो ये समझ लो कि फॉर्मेटिव और समेटिव 2 होते हैं इसमें इवैल्यूएशन सिस्टम में, जिसको कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। कंटिन्यूस में आपका ये होता है, कॉम्प्रिहेंसिव बेसिकली एंड ऑफ द ईयर होता है, जो हम समेटिव जिसको बोलते हैं। इनसे क्वेश्चन काफी आते हैं। आप सबसे पहले ये समझ लो फॉर्मेटिव होता है इंटरनल इवैल्यूएशन, जो मैं एक एक वर्ड बोल रहा हूँ ये आपके काम के हैं। इंटरनल इवैल्यूएशन होता है, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि लिमिटेड कंटेंट एरिया होता है, और यहाँ क्या करता है टीचर, क्या करता है फीडबैक प्रोवाइड लेता है, बच्चों से फीडबैक लेता है, रेनफोर्स करता है, मतलब उनको रिवॉर्ड देता है, ठीक है। इट इज डन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब जब हम पढ़ा रहे होते हैं, जैसे लेक्चर दे रहे होते हैं, साल चल रहा होता है तो उस टाइम होता है ये लेक्चर्स। बेसिकली मॉनिटर को इट मॉनिटर्स लर्निंग प्रोसेस, देखता है कि लर्निंग प्रोसेस कहाँ पहुंची है, बच्चों को समझ आया कि नहीं आया, ये लगातार होता रहता है, ठीक है। और बेसिकली इसमें क्या होता है, असाइनमेंट नहीं बनाते अपने स्कूल में, होमवर्क मिलता है हमको, क्विज आंसर मिलते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, चैप्टर टेस्ट, वो सिंपल से बोलो जो बार बार पूरे साल होता है ना हमारे। याद करो यार, स्कूल के अंदर जब हम पढ़ते थे जो पूरे साल टेस्ट होते रहते थे हमारे, छोटे छोटे टेस्ट, कभी साइकिल टेस्ट होने, अच्छा कभी असाइनमेंट मिल जानी, कभी होमवर्क मिल जाना, क्विज होना, नॉर्मल टेस्ट होना क्लास के अंदर, ये जो पूरे साल चलता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव इंटरनल इवैल्यूएशन बोलते हैं। दूसरे की बात करूँ समेटिव की, ये एक्सटर्नल होता है और ये साल पूरे, मतलब पूरे साल नहीं चलता, ये साल के एंड में होता है, जैसे फाइनल पेपर होते हैं ना वैसा मान लो, वही होता है ये, ठीक है। ब्रॉड कंटेंट एरिया होता है क्योंकि इसकी बड़ी मतलब बड़ा होता है, और यहाँ पे ग्रेडिंग मिलते हैं, नंबर मिलते हैं हमको, याद करो जब हम पास होते हैं कितनी परसेंटेज आई वगैरह वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है टीचर को ये पता लगता है कौन सा बच्चा मास्टर कर चुका है, मतलब मास्टर इन द सेंस कि किस बच्चे ने ज़्यादा, जाहिर सी बात है कोई 90% ले लेगा तो उस सब्जेक्ट में उसने मास्टरी कर ली है, वो समय यहाँ पर है। ये लेस फ्रिक्वेंट है, ये लगातार नहीं होता, ठीक है, बहुत कम होता है। यहाँ पे टीचर क्या करता है, एक्सटर्नल ऑडियंस के मतलब एक्सटर्नल क्या बोलते हैं इवैल्यूएशन करता है। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं, टर्म पेपर जो पूरे साल में होते हैं, और अचीवमेंट देखी जाती है बच्चे की और उसको ग्रेडिंग दिए जाते हैं, स्कोर दिए जाते हैं, परसेंटेज दी जाती है, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द ईयर होता है, ये पूरे साल नहीं चलता है। इसी के साथ कुछ चीज़ें और भी हैं, वो भी आपको बताता हूँ। ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, ये बुक में नहीं मिलेगा आपको, इसलिए मैं अपने नोट से बता रहा हूँ। ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट का एक बार सुन लो, आप क्या होता है। थोड़े नोट्स में वैसे हैं, मैं पीडीएफ बना के आपको बता दूंगा अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि एग्जाम सिर पे है तो मैंने सोचा कि ऐसे ही कर दो कि पीडीएफ में टाइम वेस्ट होगा, तो ये जो लिखा था जैसा था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पीडीएफ एग्जैक्ट बना के मैं आपको दे दूंगा, आप सब्सक्राइब कर लेना पक्का और लाइक पक्का कर देना। कंपेयर परफॉर्मेंस ऑफ द वन स्टूडेंट टू वन, देखो यहाँ क्या होता है, नॉर्मल शॉर्टकट बताता हूँ। यहाँ क्या कहते हैं, हम एक बच्चे की परफॉर्मेंस को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, दूसरे बच्चों के साथ, ठीक है। और यहाँ उल्टा क्या होता है क्राइटेरिया में, यहाँ एक बच्चे की अचीवमेंट को ना बाहर के जो क्राइटेरिया फिक्स किया होता है जैसे बोर्ड ने, उसके साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है।
यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है बच्चों को, ठीक है, गुड या पुअर जो भी होती है। यहाँ एक बच्चे को कंपेयर करते हैं बेसिकली, फिर उसको पास करते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, एक बच्चे को कंपेयर करते हैं फिर उसको पास नहीं करते हैं, उसके कट ऑफ, यहाँ पे बेसिकली कट ऑफ फिक्स होता है कि आपको कितना लेना है। कट ऑफ होता है यहाँ पे बेसिकली कि कितना होता है। क्वेश्चन का लेवल भी यहाँ से 15 क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बाकी एवरेज के होते हैं, कुछ मॉडरेट लेवल के होते हैं। ऐसे यहाँ पे आप देखते हैं कि कौन परफेक्ट नॉलेज ले चुका है कि नहीं ले चुका है, और यहाँ पे सिर्फ बच्चे का कट ऑफ क्लियर करना होता है और वो पास हो जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ उसको पास होना पड़ता है एग्जाम को, क्लास को पास करने के लिए, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, उसके बाद आते हैं, देखो अब जो हमारा टॉपिक है वही टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन, उसी आगे थोड़ी सी आगे है, हमें एक पेज आगे करके देख लेना। देखो हमने पढ़ा प्लेसमेंट। प्लेसमेंट कुछ नहीं होता है, जब हम एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जैसे अभी आप कंपीटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उसको बोलते हैं प्लेसमेंट वैल्यूएशन। मतलब किसी चीज़ की जॉब लेने के लिए हम जो तैयारी करते हैं। फॉर्मेटिव आपको पता लग गया, जो पूरे साल चलती है उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव वैल्यूएशन, ठीक है। लिखा ना ये देखो, एक्टिविटीज आर इन प्रोग्रेस चलते रहती हैं। ये पूरा एक बार रीड कर लेना। द स्टूडेंट लर्न एंड स्कोर हाई ऑन द ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द टेस्ट एंड फेल्स इन द एसे पार्ट, इट इज रेनफोर्स। उसको रेनफोर्स करना मतलब उसको रिवॉर्ड देना वगैरह वैसे। इसमें क्या क्या ये पूछ सकते हैं कि आपको फॉर्मेटिव में क्या था, क्यूज आती है, यूनिट टेस्ट आते हैं, चैप्टर्स टेस्ट आते हैं, एग्जांपल्स ऑफ द वैल्यूएशन। और डायग्नोस्टिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट्स का आईक्यू लेवल चेक करना। क्या चेक करना आईक्यू लेवल। आईक्यू चेक करना कि भाई उसके पास रिटेन पावर है कितनी है, रिटेन नॉलेज है कितनी है उस पर्टिकुलर कंटेंट की जो मैं उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। उसी के बाद आप उसको पढ़ाओगे, ताकि आप उसको आपको पता लग सके कि भाई इसकी लैकनेस कहाँ पे है, इसका वीक पॉइंट क्या है, अच्छा इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, तब आप उसको आराम से पढ़ा पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टीचर का डायग्नोस करना के लिए, ठीक है। समेटिव वैल्यूएशन आपको पता लगे एट द एंड में होता है, आउटकम होता है, जिसके में रिपोर्ट कार्ड बनते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह जो हम करते हैं ना, वो सब कुछ चीजें। अब आता है लास्ट टॉपिक अपना, टीचिंग एड्स, जिसको सपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। इससे ज्यादा आप टीचिंग ज्यादा नहीं पढ़ोगे। अब एक दो टॉपिक और फिर क्लोज करता हूं उसको। सपोर्ट सिस्टम। अब सपोर्ट सिस्टम क्या होता है ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस इतना बताता हूं। देखो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं ना, जो अपने क्लासरूम में यूज करते हैं टीचर, टीवी बोल रहा हूँ ये, सॉरी, विजुअल और ऑडियो के लिए। तो वही चीजें हैं, जैसे अपने ब्लैक बोर्ड हो गया, मार्कर्स हो गया, ठीक है, स्क्रीन जो हम पे चल रही होती है वो देखते हैं हम, ठीक है। वो सब चीजें जो हम, बुलेटिन बोर्ड हो गया, मॉडल्स हो गए, पेपर्स हो गया, फोटोग्राफ्स हो गए, ये जो सिस्टम होता है ना, राउंड रेडियो सिस्टम, ये सारे सिस्टम जो होते हैं ऑडियो वीडियो में आते हैं। तो बस इसमें आपको यही याद रखना और कुछ याद नहीं रखना है। बाकी उधर जो क्वेश्चन आएगा ना, वो इससे नहीं आता, वो आपको बेसिक क्वेश्चन आएगा, वो आप इमेजिन करोगे। बाकी क्लासरूम के क्वेश्चन आते हैं, वो आपको भी बताता हूँ। जैसे प्रोजेक्टेड ऐड क्या हो गया, ये पढ़ लेना एक बारी। फिर नॉन प्रोजेक्ट, जैसे ब्लैक बोर्ड वगैरह, ये देखो ना, जो टीवी शीवी हो गया, जैसे फ्लैश कार्ड हो गया, सॉरी ये हो गया क्या बोलते हैं अपना, एपिस्टेमिक एपिडेमिक स्कोप हो गया, फिर प्रोजेक्टर्स हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद साइलेंट फिल्म्स, कार्टून्स हो गए, फिल्म का स्क्रिप्ट हो गई, स्लाइड्स होगी। यहाँ पे क्या ब्लैक बोर्ड और चार्ट्स हो गए। अच्छा फिर यहाँ पे क्या पोस्टर्स, बुलेटिन बोर्ड डिस्प्ले में आ गया। ये सब चीज़ें पढ़नी है आपको, कुछ नहीं। बाकी यहाँ कुछ पढ़ने वाला नहीं है। माइंड मैपिंग ये याद रखना कि आपको किसी ने दिया था, टोनी बर्सन ने दिया था। और ये बेसिकली कुछ नहीं है, किसी कंटेंट के रिलेटेड आप क्या क्या सोच रहे हो, उसकी माइंड मैपिंग करते हो ना, यार ये ऐसे पढ़ सकता हूँ मैं, ये इसके फीचर्स हैं, ये इसके करेक्टर्स हैं, उसको माइंड मैपिंग बोलते हैं, और कुछ नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना है, इस पेज पे भी कुछ नहीं पढ़ना है, ये भी ऐसे ही है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको बिना पढ़े भी जाओगे ना आप कर पाओगे, ठीक है। ये ग्राफ्स, मैप, फ्लैश कार्ड क्या होते हैं। फ्लैश कार्ड कुछ नहीं होता, टीचर पढ़ाते समय जब बच्चों को एक चीज़ कोई दिखाता है पढ़ाते समय, उस टाइम पे उसको फ्लैश कार्ड बोलते हैं। मतलब एकदम से दिखाएगा कोई भी चीज़, इमेज होगी, कुछ भी, ठीक है। व्हाइट बोर्ड क्या होता है, ब्लैक बोर्ड क्या होता है, ये चीज़ें तो आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं मेरे हिसाब से, जो मेरे को लगता है। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है आपको अच्छे से पता है, वो जो ग्रीन सा बोर्ड हमारे क्लासरूम के बाहर लगा होता है, या फिर जो नोटिफिकेशन सारी होती है वो। मैग्नेटिक बोर्ड, पैक बोर्ड, ये सब कुछ चीज़ें बेसिक्स ही हैं। रिकॉग्निशन, रेल, ये कुछ चीज़ें नहीं है। हाँ ये वाला चार्ट एक बार आप रीड कर लेना, ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, देखो हम कोई चीज़ सुनते हैं और कोई चीज़ हम देखते हैं, दोनों में फर्क है। आपकी कितनी परसेंटेज ज़्यादा है कि आप किसी चीज़ को याद रख सको। देखो उन्होंने क्या लिखा है, 90% ऑफ व्हाट दे डू एज दे परफॉर्म द टास्क। जब किसी चीज़ को तुम करते हो ना, तब तुम ज़्यादा सीखते हो। बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग। तो जब तुम किसी चीज़ को करते हो ना, तब तुम ज़्यादा सीखते हो। 70% व्हाट दे से एंड राइट। जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं और लिखते हैं ना, तब हमको 70% याद रहता है। 50% ऑफ व्हाट दे सी एंड हेयर। जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं और कोई किसी चीज़ को देखते हैं, तो हमको 50% याद रहता है। 30% जब हम सिर्फ देखते हैं, 20% सिर्फ हम सुनते हैं, 10% जब हम सिर्फ पढ़ते हैं। तो ये आपको पूछे कि सबसे ज़्यादा कहाँ याद रहता है, जब हम किसी चीज़ को परफॉर्म करते हैं, और सबसे कम कब रहता है, जब हम किसी चीज़ को सिंपल रीड करते हैं। बस ये पढ़ना आपको, ठीक है। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम, मेरे हिसाब से तो यही है, क्योंकि मैं काफ़ी एग्जाम दे चुका हूँ। ये मैंने दो, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2017 से दिया एग्जाम, ये नेट क्वालिफाइड है मेरा। तो उस बेस पे मैं बोल रहा हूँ, कम्युनिकेशन पे सबसे ज़्यादा क्लासरूम के मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आते हैं कि बच्चा शरारत कर रहा है तो आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ये आपको खुद सोचना है। ये मैं आपको पढ़ा भी दूंगा, तब भी आपको वहाँ पे प्रिडिक्ट करना है कि मैं कैसे रिएक्ट करूँगा, क्योंकि एज ए टीचर आपको आंसर देने हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे हम यहाँ पे कुछ है, जैसे इमीडिएट एक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। If a student indulge in the definite behavior, the teacher must take instant action and not allowed to persist in a long time. If a student coming late, अगर कोई बच्चा लेट आ रहा है क्लासरूम में, लगातार आ रहा है, तो टीचर शुड स्पीक टू स्टूडेंट इमीडिएटली आफ्टर द क्लास। ऐसा नहीं हो कि अगर बच्चा कोई लगातार क्लास में नहीं आ रहा और आप उसको मारना स्टार्ट कर दो, ये टीचर के रूल्स नहीं होते, ये उसके हक में नहीं होता है। तो करने का मतलब आपको यही चीज़, यही बोल रहा हूँ ना, आपको समझना है कि अगर एक बच्चा लगातार क्लास के अंदर छुट्टी मार रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप उसको क्या करोगे। नॉर्मली अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता, आप बोलोगे उसको मैं पनिशमेंट देता, अच्छा मैं उसको क्लास से बाहर निकाल देता, यही बोलोगे ना। लेकिन क्वेश्चन का आंसर देखो, आपको अच्छा आंसर देना है, सोशल आंसर देना है, कि गलत नहीं लगे, नेगेटिव पॉइंट नहीं बने। तो आप क्या करोगे, स्टूडेंट से इमीडिएटली बात करोगे कि भाई साहब बात क्या है, आप क्लास क्यों नहीं लगा रहे हो, आप क्लास छुट्टी क्यों मार रहे हो, कोई प्रॉब्लम है तो शेयर करो, ये सब चीज़ें। स्टॉप टीचिंग इन केस ऑफ ए मिसबिहेवियर। क्या होता है कि बच्चे शरारत करते हैं, उस टाइम पे हमारा मतलब कॉन्फिडेंस गिर जाता है कि यार बच्चे बहुत शरारत करते हैं। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, टीचर का काम क्या है, बच्चों को मारना नहीं। मेरे को लग रहा है कि आप यही सोच रहे हो, मारना नहीं, बच्चों को पढ़ाना छोड़ देना चुपचाप। और क्या करना, जो बच्चे शोर कर रहे थे उनकी तरफ देखना,
आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ट्राई करना, जो बच्चे पढ़ा रहे हैं ट्यूशन, उनको पता लग जाएगा कि मैं जो बोलना चाहता हूँ, ठीक है। स्टॉप टीचिंग इन केस ऑफ मिसबिहेव। जब भी कोई बच्चा मिसबिहेव करता है उसको पढ़ाना, पूरी क्लास को चुप कर दो, पढ़ाना ही नहीं है, पूरी क्लास में किसी को नहीं पढ़ाना। इस मोमेंट में क्या करना, जब आप ऐसा कर दोगे तो बच्चे समझ जाएंगे कि भाई साहब ये कुछ है, टीचर ये मिसबिहेव नहीं बर्दाश्त करेगा, तो हमको चुप हो जाना चाहिए। फिर करना काउंसिल आफ्टर क्लास। काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चे क्या होते हैं, बच्चों को मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि क्या चीज़ अच्छी है हमारे लिए और क्या चीज़ बुरी है। तो बच्चे कुछ भी करते रहते हैं, तो आपको उनको काउंसलिंग करनी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टॉक टू पेरेंट्स। देखो कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पे हमको पेरेंट्स के साथ बात करनी पड़ती है ताकि बच्चों के बिहेवियर को हम बढ़ा सकें। इट वुड ऑल्सो गिव ए बेटर इंसाइट इनटू द रीजंस ऑफ द इंडिसिप्लिन ऑफ द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, ताकि बच्चों के इंडिविजुअल बिहेवियर में थोड़ी तरक्की हो। बस बेटा यहाँ पे आपका पूरा ये बुक खत्म हो गया। न्यूमेरिकल्स आगे मैं अगली वीडियो में डालूंगा, या तो आप खुद कर लेना क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, लेकिन मैं बता दूंगा। अब आप जितनी वीडियो देख ली ना, आपका क्लियर है। एक चीज़ और आपको मैं वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, अभी 10 मिनट और लगेंगे। एजुकेशन और टीचिंग रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनमें कुछ डेट्स याद कर लेना। जैसे जनवरी 4 को क्या होता है, वर्ल्ड ब्रेली डे होता है। 21 को क्या होता है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे होता है। कुछ डेट्स पढ़ लेना, सारी मत पढ़ना। मैंने कुछ डेट किया, अक्टूबर 5 को वर्ल्ड टीचर डे, टीचर सब्जेक्ट है ना, टीचिंग सब्जेक्ट, तो इसको पढ़ लेना। लिटरेसी कब होता है ये पढ़ लेना। नवंबर 20 को क्या होता है। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स है, ये क्वेश्चन है, ये मैंने सारे किए हैं, लेकिन अभी मैं आपको इस वीडियो में नहीं करा पाऊंगा, मैं अगली वीडियो में करता हूँ। अभी हाँ ये चीज़ें कुछ टॉपिक है, जैसे ये ब्रेकिंग द आइस, इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको इसके बारे में रूबरू करा दूं, क्योंकि कल को क्वेश्चन आ जाए तो आपको यही नहीं समझ आएगा ब्रेकिंग द आइस। कुछ बच्चे तो मेरे को ऐसा बोल रहे थे ब्रेकिंग द आइस का मतलब कि बर्फ को तोड़ना, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेकिंग द आइस 2017 में पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, एक बार आप चेक कर लेना। आइस पे, ब्रेकिंग द आइस पे सेम क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने दिया है ना उस टाइम पे, तभी मैंने उस टाइम पे इसकी खोज की थी। ये मेरा क्वेश्चन भी उस टाइम पे गलत हुआ था, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं इसकी ब्रेकिंग द आइस का मतलब क्या था। तुमने देखा होगा जब भी हम किसी क्लासरूम में जाते हैं, कल को तुम टीचर बन जाओगे, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं सबको कि बेटा अपने इंट्रोडक्शन दो। टीचर भी अपने इंट्रोडक्शन देता है, इसी चीज़ को ब्रेकिंग द आइस बोलते हैं और कुछ नहीं। इंट्रोडक्शन विद ईच अदर टू मेक द एनवायरमेंटल मोर फ्रेंडली, ताकि माहौल जो है ना एक फ्रेंडली बन जाए, इसलिए हम बेसिकली क्या करते हैं, उनको ब्रेकिंग द आइस बोलते हैं। बाकी इसका एजुकेशन टीचिंग ये कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है, सिलेबस वगैरह मैंने आपको पढ़ा दिया है। इंडक्टिव डिडक्टिव आपको पता लग गया, ये मैं अभी आपको नहीं पढ़ा रहा क्योंकि आपको पता लग गया कैसे कैसे अप्रोच होती है। डॉक्ट्रिन आपको पता लग गया है। अब जो मेन चीज़ है वो ये है स्वयं, क्योंकि ये अपने सिलेबस का एक पार्ट है। स्वयं, स्वयं प्रभा, मॉक क्या होता है, ये सब चीज़ें, बस ये 3 चीज़ें पढ़ लो, आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट है। स्वयं क्या होता है, सबसे पहले तो ये चीज़ें हैं, मैं शॉर्टकट में बताऊंगा। यहाँ पे नोट्स ना थोड़े इंडल्ज मतलब मिक्स बने हुए हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा। आप मेरी वर्डिंग को सुनना और शॉर्टकट में नोट्स बना लेना। जो जो चीज़ बोलूंगा वो इंपॉर्टेंट है, बाकी इग्नोर करना है इस हैंड आउट में भी, ठीक है। सबसे पहले स्वयं एक सिस्टम है इंटरनेट का, सुनते जाना क्या क्या बोल रहा हूं मैं। ये हमारी आईसीटी का पार्ट है किस्म का, और टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आता है, ये दोनों जगह आएगा। एक ही जगह पढ़ लो, दोनों जगह रिवाइज हो जाएगा। स्वयं बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एमएचआरडी ने और एआईसीटीई ने मिलकर बनाया है। एक क्वेश्चन ये बन गया कि किसने बनाया है, इन तीनों ने मिलकर बनाया है, ठीक है। दूसरी चीज, इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रट्टा मान लेना। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव है यहाँ पे, ठीक है, एक्टिव, ये रट्टा मानना। एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, ये आ चुका है क्वेश्चन। उठाओ पिछले क्वेश्चन 19 के 18 के क्वेश्चन उठाओ, मिलेगा क्वेश्चन ये। बेसिकली किसने दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इनिशिएट किया था। 3 कार्डिनल प्रिंसिपल है इसके। कितने प्रिंसिपल है, 3। वो प्रिंसिपल क्या है, एसएस, इक्वालिटी, सॉरी इक्वालिटी नहीं है, इक्विटी है। ये इक्वालिटी वो तुमको ऑप्शन में देगा और तुम उसको गलती से क्लिक मत कर देना। इक्विटी है और क्वालिटी है। अब इक्वालिटी और इक्विटी में आपको फर्क पता लगेगा। मैं जब बिजनेस एनवायरमेंट की बुक नोट्स बनाऊंगा, अभी वीडियो डालूंगा मैं थोड़े दिनों में, तो उसमें आपको पूरा पता चलेगा इक्वालिटी और इक्विटी में फर्क क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे प्रिंसिपल्स पढ़ने ना हेनरी के, उस समय बताऊंगा, ठीक है। अब ये तीनों की बात कर रहे हैं मैं, और बेसिकली ये किसके लिए था, 9th से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के लिए ये पढ़ाया जाता है। नहीं समझ आया भी, मैं शॉर्टकट में बताता हूँ। देखो इसमें बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑनलाइन एजुकेशन देने का सोचा है कि यार किसी तरीके से ना जो दूर दराज के लोग हैं उनको भी पढ़ाया जाए। अब कैसे पढ़ाएंगे, उनको पढ़ाने का कोई तरीका ही नहीं था, क्योंकि वहां पे स्कूल तो नहीं बना सकते थे। तो उन्होंने सोचा कि एक चीज तो यूनिवर्सल है जो हर जगह मिलती है, वो क्या है, इंटरनेट। तो उन्होंने बोला क्यों ना ऐसा किया जाए, इंटरनेट पे पढ़ाया जाए। तो ऐसा ही किया इन्होंने। ये स्वयं जो है बेसिकली, मैं स्वयं की बात कर रहा हूं, स्वयं प्रभा की बात नहीं कर रहा हूं। स्वयं इन्होंने इंटरनेट पे पढ़ाने के सिस्टम को, स्वयं की एक ऐप, मतलब एक किस्म का एक डिपार्टमेंट लॉन्च किया, ऐसा मान लो, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एमएचआरडी ने और एआईसीटी ने मिलकर लॉन्च किया। इसमें 3 प्रिंसिपल थे, एसएस, इक्वालिटी और इक्विटी और क्वालिटी। मैं बार बार इक्वालिटी बोल रहा हूँ, इक्वालिटी मत सुन लेना, इक्विटी है, गलती मत कर देना, क्योंकि क्वेश्चन गलत नहीं हो जाए। मैं नहीं चाहता किसी का क्वेश्चन गलत हो, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। और इसमें जैसे अपना वो नहीं था मोक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, वैसे ही वही है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, फैकल्टी होती है इसके अंदर जो ऑल ओवर इंडिया से होती है, जो लेक्चर्स देती है ऑनलाइन 4 क्वाड्रेंट में, और एक लेक्चर बेसिकली 4 घंटे का होता है, और वो एक दिन में 5 बार रिपीट होता है। तो मतलब एक बार ये किसी चीज़ को पढ़ा देंगे तो पूरे दिन वो 5 बार रिपीट होगा। तो नहीं समझ आ रहा, रुको एक मिनट। सिंपल सी बात है, ये इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड की है दूर दराज के लोगों को, इन तीनों ने मिलके, 3 प्रिंसिपल हैं, ये फुल फॉर्म है। 9th क्लास से लेके पीजी तक को ये ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, बस इतना पढ़ना है और कुछ नहीं। समझ आ गया। अब मेन चीज़ है, ये तो समझ आ गया। फिर ये चीज़ सुन लेना, ये स्वयं इज डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड एआईसीटी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल, और विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समझ गया। ये चीज़ मैंने लिखी हुई है, हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी, कि स्वयं में क्या बोलते हैं, स्वयं प्रभा। अच्छा, अब स्वयं प्रभा की बात करते हैं। ये तो हो गया स्वयं, स्वयं यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। अब स्वयं प्रभा की बात करते हैं। स्वयं प्रभा क्या है, जब हम लोगों ने ये सोचा कि बच्चों को इंटरनेट के थ्रू पढ़ाते हैं, तो उसमें एक लैकनेस मिली कि हर बंदे के पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के पास तो मोबाइल ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ कंफर्म थी कि हर बंदे के पास मैक्सिमम टीवी तो होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि ये एक नई मतलब सिस्टम लॉन्च करते हैं, जिसका नाम रखा गया स्वयं प्रभा, जिसको डीटीएस चैनल के थ्रू मतलब बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इसमें कुछ 32 चैनल थे। अब ये लॉन्च किस दिन हुआ ये सुन लो। अब ये 32 चैनल चेंज हो गया, अभी 34 हो गया। अभी बताता हूँ कौन कौन से हुए हैं, क्या क्या है। जुलाई 9 2017 को ये लॉन्च हुआ था। किसने किया था, प्रणब मुखर्जी ने, जब गुरु पूर्णिमा थी,
जब क्या थी गुरु पूर्णिमा। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, जस्ट ऐसे नॉलेज के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि हमारा एक्स प्रेसिडेंट जो था प्रणब मुखर्जी, उसने गुरु पूर्णिमा की ओकेजन थी उसमें उसने लॉन्च किया था। 9 जुलाई 2017 को ये हुआ था। डीटीएच सिस्टम है जिसमें 32 चैनल है। अपने टीवी पे ना जब टीवी लगाते हो, जिसका भी जो भी डिश टीवी है, जो भी है एयरटेल वगैरह, उस पर देखना कि तुमको ना कहीं पे चैनल्स मिलेंगे स्वयं के, उस पर लिखा होगा स्वयं चैनल, 1 से लेकर 34 चैनल होंगे। वो अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग कुछ कुछ पढ़ाया जाता है, वो आपको बताता हूँ मैं। सब कुछ ऑनलाइन तो पढ़ नहीं सकते थे, इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना पढ़ाने का सिस्टम जो है ना वो टीवी के थ्रू किया जाए। तो ये स्वयं प्रभा है। अब इसके जो चैनल्स थे ना, और ये बेसिकली जो चैनल्स थे ना, चैनल्स हमारे पास कुछ थे, मैं बताता हूँ। चैनल्स थे ये, मैं जो आपको पहले बताता था। चैनल जो 1 से लेकर 10 तक चैनल है ना, वो इसके लिए यूजीसी के लिए, मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो होते हैं उसके लिए। फिर 11 से लेकर इसके लिए है, 9 से लेकर 22 चैनल इसके लिए है, मतलब कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। 24, 23 और 26 चैनल इग्नो स्टडीज के लिए है। 25, 27, 28, 30 नॉइस के लिए है। ये पता नहीं क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग, ये तुमको पता होगा, ये उसके लिए है। फिर उसके बाद क्या 29 यूजीसी के लिए, मतलब पीजी सब्जेक्ट और योगा के लिए है। 31 किसके लिए है, एनसीईआरटी। और याद रखना 31 और 32 एक लोते 2 चैनल ऐसे हैं जो टीचर्स के लिए। अभी तक के जितने चैनल आपने ऊपर तक देखे ना, ये सारे के सारे चैनल जो है ना ये बच्चों के लिए थे। 31 और 32 किसके लिए था, टीचर्स के लिए। लेकिन अब चेंज हो गया 32 से, ये कितने हो गए हैं 34, याद रखना 34 चैनल। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वयं प्रभा आपको समझ आ गया, स्वयं भी समझ आ गया। एक चीज सुन लो कि ये स्वयं प्रभा जो है ना, ये बेसिकली प्रणब मुखर्जी ने की थी, आपको पता लग गया, दिल्ली में की थी, ठीक है। 24 घंटे ये चलते हैं चैनल, टीवी कभी बंद नहीं होता। सैटेलाइट के थ्रू सिस्टम है, और सैटेलाइट कौन सा, जीसैट 15, याद रखना जीसैट 15। कंटेंट में आपको होता है 4 घंटे पढ़ाते हैं और 5 टाइम पढ़ाते हैं एक दिन में। इसको अपलिंक्ड किया गया है बिसैंग के साथ। बिसैंग की फुल फॉर्म है ये वाली, इसको पढ़ लेना एक बारी। ये लिखा हुआ है ना, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, याद कर लेना, गांधीनगर गुजरात में है ये, ठीक है। इन्फ्लुमेंट जो है इसके साथ वो मेंटेन किसने किया है, इन्फ्लुमेंट मेंटेन्ड बाय द गुजरात, गुजरात के थ्रू मेंटेन किया गया। इसकी फुल फॉर्म भी है इन्फ्लुमेंट की इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है। अब ये सारा हो गया। अब इस एक चीज सुन लो इसमें कि एक चीज और थी, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। ये क्या है, एक सिंपल सी चीज है। और जो लोगों की मार्क लिस्ट है ये भी फेक हो सकती हैं। तो इस चीज़ को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म बनाया जाए। उसी वर्चुअल प्लेटफॉर्म को बनाया बोला गया है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। इसमें क्या किया बेसिकली, इन्होंने डिग्रियों को ना ऑथेंटिकेट करने के लिए इन्होंने वहाँ पे पब्लिश कर दी है, ऑनलाइन स्टोरेज बना लिया है कि कल को कोई भी अपनी फेक डिग्री लेके नहीं आएगा, हम वहाँ से चेक कर सकते हैं कि फेक है कि ओरिजिनल। तो बस यही है नेशनल एकेडमी। ये भी उसी दिन लॉन्च हुआ जिसने स्वयं प्रभा लॉन्च हुई है। बस उसके बाद कुछ नहीं है। सीबीसीएस का मॉडल है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, मतलब बच्चे ज़्यादा सोचेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट उनको पढ़ना है और कौन सा उनको नहीं पढ़ना है। ये ग्रेडिंग सिस्टम होता है, एक बार रीड कर लेना कि आउटस्टैंडिंग किसको बोलते हैं, एक्सीलेंट किसको बोलते हैं, और ये नंबर किस किसको दिए थे, ग्रेड पॉइंट। ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्योंकि इसी बार ऐड हुआ है आपके एग्जाम में, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बस ये आपका टोटल था। तो देखो मैंने आपको जो अभी पूरा पढ़ाया है, देखो मैंने टीचिंग कंसेप्ट पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव पढ़ा है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल याद आ रहा है, मैंने जो पढ़ाया था याद करने वाला, मॉरिसन हंट याद आ रहा है, हर्बर्ट वाला वो। फिर कैरेक्टरिस्टिक बेसिक रिक्वायरमेंट, लर्नर्स के कैरेक्टर बता दिए, डोलसेंस क्या होता है पता लग गया तुमको। फैक्टर्स अफेक्टिंग याद करो, टीचर्स को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, मतलब कि टीचर की टीचिंग की क्वालिटी, लर्नर की सपोर्ट मटेरियल, वो एड्स वगैरह जो हमने पढ़े थे, ठीक है, वो चीज़ें। फिर उसका मेथड्स ऑफ टीचिंग अलग अलग, टीचर सेंटरिंग मेथड कौन से होते हैं, लर्नर सेंटरिंग मेथड कौन से होते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज कौन से होते हैं, ऑफलाइन कौन से होते हैं। देखो स्वयं, स्वयं प्रभा और मोक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, याद रखना ये ओपन है। कुछ बच्चे इसको ओपन की जगह ऑनलाइन कर देते हैं पहले, और ओपन बाद में कर देते हैं, और क्वेश्चन उनके हाथ से निकल जाता है। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है अपना ये टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल मेथड और आईसीटी एसेट, जो आजकल स्वयं प्रभा वगैरह यही चीज़ आ गई। इवैल्यूएशन सिस्टम अभी आपको पढ़ा, जिसमें हमने वो पढ़ा था, क्या बोलते हैं ये, फॉर्मेटिव, सबमेटिव, एनआरटी, सीआरटी, वो सब चीज़ें पढ़ी थी। टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन आपने पढ़ लिया। सीबीसीएस अभी मैंने बताया कि बच्चे आप ज़्यादा सोच सकते हैं कि बच्चे कौन सा सब्जेक्ट लें। अच्छा एक चीज़ मैं कराना भूल गया हूँ, वो आप कर लेना, एजुकेशन पॉलिसी, वो बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी की बना दूंगा कि एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या चेंज हुआ और वो क्या क्या अब क्या सिस्टम है जो हो गया। अभी अडॉप्ट नहीं हुई है स्कूलों में, लेकिन ये बहुत जल्द होने वाली है क्योंकि ये अप्लाई हो चुकी है। तो ये सिस्टम पढ़ के जाना, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड में अपडेशन वाला यही होगा। फिर हायर एजुकेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग और इनोवेटिव इवैल्यूएशन, बस कुछ नहीं। ये बहुत चीज़ें, कुछ नहीं एक्स्ट्रा है जो आपको मैंने पढ़ाया ना, ये पढ़ लोगे ना आराम से। नेक्स्ट वीडियो मेरी रिसर्च की आएगी ऐसी ही। आपको अगर ऐसी वीडियो सारी चाहिए, नेक्स्ट सेशन में दिसंबर वाले एग्जाम्स के लिए मैं पीडीएफ बना के पूरी पीपीटी के थ्रू पढ़ाऊंगा, लाइव सेशन भी लूंगा। अभी के लिए मैं फिलहाल शॉर्टकट में बच्चों को रिवीजन कराने के लिए करा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि कोरोना की वजह से बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बच्चों को हेल्प करने के लिए मैं ये छोटा सा काम कर लूँ अपनी तरफ से, सोशल सर्विस की तरह। तो आपसे मैं एक ही सर्विस मांगता हूँ, आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, बस, और कुछ नहीं। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी डालूँ। और हालांकि वो मैं ऐसे भी डालूंगा, लेकिन फिर भी आपसे एक उम्मीद रखिए, देखो आप क्या करते हो। थैंक यू गाइस।